तो गाइस ये कहानी है कैसे अमीर लड़के की जो कि गलती से एक मर्डरर को पकड़ लेता है और उसके मर्जी के बिना उसको पुलिस ऑफिसर बना दिया जाता है। साथ ही उसको उस टीम में डाल दिया जाता है जिसके टीम लीडर के साथ उसका पंगा हो गया था। तो ना चाहते हुए भी उन दोनों को साथ में काम करना पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत हमारे हीरो यीशु के वॉइस ओवर से होती है। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई गोल जरूर होता है, पर बिना पर्पस के जीना इतना भी बुरा नहीं था। पर अब मेरी जिंदगी में एक सवाल आया है जिसका जवाब ढूंढने के लिए मुझे अपना सफर शुरू करना होगा। वो एक घर के अंदर आता है जहाँ पर उसके डैड होते हैं और वो अपने डैड को गोली मार देता है। अब यहाँ से कहानी 2 महीने पीछे चली जाती है। हमें एक आलीशान घर को दिखाया जाता है। बटलर किम जूस लेकर यीशु के कमरे में आते हैं। बटलर किम यीशु का सेक्रेटरी भी है। मिस्टर किम उसको उठाते हैं और उसको जूस पीने के लिए देते हैं। मिस्टर किम कहते हैं मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मीटिंग 2 घंटे में शुरू होगी। आप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टीम के हेड हैं तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अभी ना मुझे बहुत नींद आ रही है तो उनको बोल दीजिए कि मैं नहीं आऊंगा, और वो फिर से सो जाता है। यीशु के डैड हांसू ग्रुप के चेयरमैन है और उसका बड़ा भाई सियोंग जू वाइस प्रेसिडेंट है। यीशु मीटिंग में नहीं आया है देखकर उसके डैड काफी गुस्सा हो जाते हैं। सियोंग जू यीशु को मैसेज करता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है। यीशु घर पर सो रहा होता है तभी उसके फोन में अलार्म बजने लगता है। उसको खबर मिलती है कि एक लड़की किडनैप हो गई है और उन किडनैपर्स ने उस लड़की को कहाँ पर रखा है। तो वो जल्दी से उठता है और स्वाट टीम की ड्रेस पहन लेता है। उसके पास बहुत सारी कार से पर वो बाइक से जाने का डिसाइड करता है। मिस्टर किम फोन करके सपोर्ट टीम रेडी रखने को कहते हैं। यीशु वहाँ पर पहुँचता है तो एक ऑफिसर उसको गन देता है। फिर वो दोनों मिलकर किडनैपर्स को शूट करने लगते हैं, उनको जान से मारने लगते हैं। कुछ देर में वहाँ पर सपोर्ट टीम भी पहुँच जाती है। फिर वो सभी मिलकर सारे किडनैपर्स को जान से मार देते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। तभी सभी मरे हुए किडनैपर्स खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये सब बस एक नाटक था। ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर गेम खेल रहे थे और यीशु इसमें हीरो का रोल प्ले कर रहा था। यीशु एक अमीर लड़का है तो वो अक्सर इस तरह के गेम्स खेलता रहता है। फिर हम पार्क और चोई नाम के 2 पुलिस ऑफिसर को एक आदमी को चेज करते हुए देखते हैं। उस आदमी का नाम ब्योंगसू है जो कि एक क्रिमिनल है। तभी गैंग हियोन नाम की ऑफिसर ब्योंगसू को कार से चेज करने लगती है और ये ही इस ड्रामा की हीरोइन है। ब्योंगसू ऐसी जगह पर फंस जाता है जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है तो वो हियोन से लड़ने के लिए चाकू निकाल लेता है। अबे नौटंकी बंद कर और चाकू नीचे फेंक, पर वो उसकी बात नहीं मानता है तो हियोन उसको इलेक्ट्रिक शॉक गन से शूट कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो तीनों उसके सामने बैठे होते हैं। तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है? मुझे नहीं पता है। वो देख रहा है मेरी गन चार्ज हो रही है तो चार्ज होने से पहले सब कुछ उगल दे, नहीं तो मैं तुझे फिर से शूट कर दूंगी। पार्क और चोई कहते हैं अरे भाई जल्दी से बता दे, ये मजाक नहीं कर रही है, ये तेरे साथ कुछ भी कर सकती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं पता है। 3 लोगों की जान चली गई है तो झूठ बोलना बंद कर। वो कौन था मुझे नहीं पता। मेरे सेलमेट ने मुझे ये काम दिया था। मुझे लगा था कि वो जगह खाली है पर उसने सभी को मार दिया था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था तो मैं वहाँ से भाग गया। हियोन कहती है उसे फोन करो और मिलने के लिए बुलाओ। तो ब्योंगसू उस आदमी को फोन करता है। फिर वो उसको पकड़कर स्टेशन लेकर आती है। वो अपनी टीम के साथ उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए प्लान बनाती है। ब्योंगसू ने उस क्रिमिनल को एक छोटे से बार में मिलने के लिए बुलाया है और उस बार के चारों तरफ हियोन और उसकी टीम के सभी लोग छिपकर उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। वहीं यीशु एक पूरे क्लब को रेंट पर ले लेता है और जिन लोगों ने उसके साथ गेम खेला था उन सभी के साथ पार्टी करता है। यीशु का दोस्त यंग हुआ क्लब में नहीं होता है तो वो उसको ढूंढते हुए बाहर आता है। यंग हुआ कार में बैठा होता है और वो नशे में होता है। यीशु को समझ आ जाता है कि उसने ड्रग्स लिया है। अबे साले मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर तूने फिर से ड्रग्स लिया तो मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। तभी यीशु को सियोंगजू का कॉल आता है तो वो बात करने के लिए बाहर आ जाता है। यीशु तुम कहाँ पर हो? मैं तो कहीं पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि आज तुम्हें मीटिंग में आना ही होगा। माफ करना यार, मैं जरा गेम खेलने में बिजी था तो नहीं आ पाया। 9 घंटे बाद डैड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो तुम्हें आना होगा। मेरे वहाँ पर होने से डैड ह्यूमिलेटेड फील करेंगे तो मेरा ना आना ही बेहतर होगा। पर सियोंगजू जैसे तैसे करके उसको आने के लिए मना लेता है। यीशु देखता है कि यंग हुआ कार में नहीं है तो वो उसको ढूंढने लगता है। वहीं हियोन और उसकी टीम को उस क्रिमिनल का इंतजार करते करते 3 घंटे हो चुके हैं तो हियोन को लगता है कि वो नहीं आएगा तो सभी को वापस चलने का ऑर्डर देती है। यंग हुआ एक आदमी से सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांग रहा होता है तभी वहाँ पर यीशु आ जाता है। यीशु ने स्वाट ऑफिसर का ड्रेस पहना होता है जिससे वो आदमी डर जाता है। यंग हुआ ने उस आदमी का हाथ पकड़ रखा होता है तो वो आदमी उसके हाथ पर चाकू मार के भागने लगता है। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है देखकर यीशु उस आदमी का पीछा करने लगता है और उन दोनों को भागते हुए हियोन देख लेती है। यीशु उस आदमी को पकड़ लेता है तो वो चाकू से यीशु पर हमला करता है, पर यीशु ने MMA फाइट की ट्रेनिंग ली है तो वो उस आदमी को बहुत ज्यादा मारता है। उस आदमी का सर जोर से दीवार से टकराता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर हियोन पहुँच जाती है और उस आदमी को यीशु के सामने बेहोश पड़ा देखती है तो वो यीशु को जोर का किक मारती है जिससे वो दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। हियोन उस आदमी को होश में लाने की कोशिश करती है पर वो नहीं आता है। हियोन यीशु से पूछती है तो उसको पता चलता है कि वो किसी भी स्वॉट टीम से नहीं है, उसने नकली ड्रेस पहना है। ये जानने के बाद वो यीशु को अरेस्ट कर लेती है। यीशु कहता है तुम ये गलत कर रही हो, तुम बहुत पछताओगी। अगले सीन में हम हियोन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पार्क यीशु के बारे में पता करके हियोन को बताता है कि वो हांसू ग्रुप के चेयरमैन का छोटा बेटा है, उसका नाम जिन यीशु है। ये नाम सुनकर चोई उसके पास आता है और कहता है क्या हमने सच में जिन यीशु को अरेस्ट किया है? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, वो एक सेलिब्रिटी है। वो उन दोनों को दिखाता है कि सोशल मीडिया पर यीशु के
जिसके लाखों में फॉलोअर्स हैं। पार्क कहता है उसने आज एक सर्वाइवल गेम खेलने के लिए पूरे मॉल को रेंट पर ले लिया था। वाओ, ये बंदा कितना ऑसम है यार। हियोन पूछती है उसने कुछ बताया या नहीं। उसने बताया कि उसका नाक टूट गया है। उसी वक्त वहाँ पर कमिश्नर आते हैं और हियोन पर गुस्सा करने लगते हैं। तुम एक मर्डरर को पकड़ने गई थी पर हांसू ग्रुप के चेयरमैन के बेटे को पकड़ कर आ गई और साथ ही तुमने उसकी नाक भी तोड़ दी। सर, उसने शराब पीकर नशे में एक सिविलियन को बहुत बुरी तरह पीटा था। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम उसे छोड़ दो। सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। सर, मुझे बस थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी है। कुछ देर में मैं उसे छोड़ दूंगी, आप चिंता मत करिए। कमिश्नर के जाने के बाद हियोन ईसू से मिलने आती है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि तुम हांसू ग्रुप के चेयरमैन के बेटे हो? तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया था। यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा। अब तुम जा सकते हो। ईसू खड़ा हो जाता है और हथकड़ी खोलने को कहता है। तभी हियोन कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, बैठ जाओ, तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। अब मुझे ये बताओ कि तुमने उस आदमी को क्यों पीटा था? तुमने भी तो मुझ पर हाथ उठाया था। मैं तुम्हारे ऊपर असॉल्ट का केस कर सकता हूँ। वो कानून की धारा बताने लगता है कि उसको क्या सजा हो सकती है। हियोन उसके डिटेल्स चेक करती है तो उसको पता चलता है कि यीशु के पास लॉ का लाइसेंस है। तो वो कहती है आखिर एक अमीर बाप के बेटे को लॉ डिग्री की जरूरत कैसे पड़ गई? दरअसल मैं बोर हो गया था तो लॉ पढ़ लिया था। कभी कभार ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए हाथ उठाना पड़ जाता है, इतना तो हमें अलाउ होता ही है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जरा तुम्हारी बात कर लेते हैं। तुमने आज एक मॉल को रेंट पर लेकर सर्वाइवल गेम खेला था, जिसके बाद क्लब में ड्रिंक्स कर रहे थे और शायद ड्रग्स भी लिया हो। मैं इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं हूँ। हाँ, वो तो टेस्ट रिजल्ट देखकर पता चल ही जाएगा। एक अमीर बाप का बेटा जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है और ना ही किसी चीज का डर है। तुमने कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, सही कहा ना? तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। क्या तुम मेरी फॉलोअर हो? नहीं, मुझे बस पता है। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को देखा है जिनको अरेस्ट करने के बाद छोड़ दिया गया था, पर मैं थोड़ी अलग हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। उसके पास एक चाकू था, मैंने तो बस खुद को बचाया था, पर हमें उस जगह पर कोई चाकू नहीं मिला था। उसने मेरे दोस्त के हाथ पर चाकू मार दिया था, तो उसको पकड़ने के लिए मैंने उसका पीछा किया था, तो उसने मुझ पर भी चाकू से हमला किया था। जो भी हुआ सेल्फ डिफेंस में हुआ था। फिर वो यंग हुआ को कॉल करता है और बात करने के लिए फोन हियोन को देता है। मैं पुलिस स्टेशन से हियोन बोल रही हूँ। यीशु को मारपीट के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है। वो कह रहा है कि विक्टिम के पास चाकू था और उसने तुम्हें चाकू मारा था। यंग हुआ झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कॉल कट करने के बाद हियोन कहती है तुम्हारे दोस्त ने कहा कि उसको कुछ नहीं हुआ है, उस पे हमला नहीं हुआ था। ये सुनकर यीशु शॉक्ड हो जाता है। हियोन उसको फोन देती है और कहती है फोन कर लो, क्योंकि तुम्हें बहुत एक्सपेंसिव लॉयर्स की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे लॉयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यीशु से पूछताछ करने के बाद उसको दूसरे क्रिमिनल्स के साथ लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। एक रिपोर्टर पुलिस स्टेशन आया होता है तो उसको पता चल जाता है कि पुलिस ने यीशु को अरेस्ट किया है, जो कि हांसू ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है। अगले दिन हम चेयरमैन मिस्टर जिन को देखते हैं, जो कि सियंगजू से पूछते हैं कि यीशु कहाँ पर है। आप चिंता मत कीजिए, वो टाइम पर पहुँच जाएगा। यीशु को ओवरसीज ब्रांच में भेज दो, क्योंकि वो एक फेलियर है। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, तो मुझे हर हाल में जीतना ही होगा। तो ऐसे वक्त में मैं नहीं चाहता कि वो कोई परेशानी खड़ी करे। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और यहाँ पर वो अनाउंस करते हैं कि वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, सियोल के मेयर की पोजीशन के लिए। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तभी वही रिपोर्टर पूछता है क्या आपको पता है कि पुलिस ने आपके छोटे बेटे को मारपीट के इल्जाम में अरेस्ट किया है? विक्टिम अभी भी बेहोशी की हालत में है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उस रिपोर्टर ने ये न्यूज भी पब्लिश कर दिया होता है। वही यीशु लॉकअप में सो रहा होता है तो हियोन उसको उठाती है और कहती है चलो मेरे साथ। वो यीशु को एक रूम के पास लाती है जहाँ पर मिस्टर किम होते हैं। मिस्टर किम उसको रूम के अंदर जाने को कहते हैं। अंदर उसके डैड और भाई होते हैं। यीशु पूछता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे से हो गया ना? उसके डैड उसके पास आते हैं और उसको थप्पड़ मारते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि इलेक्शन खत्म होने से पहले कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। क्या ये इतना मुश्किल था? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया है? शायद कुछ ऐसा जिससे आपको नफरत है। मुझे तुम्हें अपना नाम देना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें अपना बेटा माना। आप मुझे अपना बेटा मानते थे, मुझे ये पता नहीं था। सियंगजू, आज से तुम मेरे इकलौते बेटे हो। यीशु को कंपनी से फायर कर दो और इसको यहाँ से छुड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम जेल जाओ या फिर फाइन देकर बाहर आओ, ये सब तुम खुद ही कर लेना। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, कहकर वो चले जाते हैं। सियंगजू कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैं डैड से बात कर लूंगा और ये सारी चीजें भी सेटल कर दूंगा, इसलिए तुम जरा भी चिंता मत करना। सियंगजू जाने लगता है तो यीशु कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वहीं हियोन वापस से सीन पर आती है और चाकू ढूंढने लगती है और उसको चाकू मिल जाती है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल उसी विक्टिम के पास आती है। वो उस आदमी का फिंगरप्रिंट लेती है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है, तो उसको पता चलता है कि ये वही क्रिमिनल है जिसने 3 लोगों का मर्डर कर दिया था। इसी क्रिमिनल को वो रात को पकड़ने गई थी। हियोन सारी बातें अपने सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करती है। कमिश्नर हियोन पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और पूछते हैं कि अब आगे वो क्या करेगी। तो हियोन कहती है पहले तो मैं यीशु को छोड़ दूंगी, फिर रिजल्ट अनाउंस करूंगी। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सियंगजू अपने लॉयर्स के साथ
साथ कमिश्नर से मिलने जा रहा होता है तो वो ऑफिसर को बात करते हुए सुन लेता है कि यीशु ने जिसको पीटा था वो एक मर्डरर है। तो वो अपनी टीम को इसके बारे में पता करने को कहता है, जिसके बाद वो कमिश्नर के ऑफिस में आता है और कहता है मेरे भाई ने एक मर्डरर को पकड़ा था पर आप लोगों ने तो उसी को अरेस्ट कर लिया। हियोन से गलती हो गई जिससे वो रिग्रेट फील कर रही होती है। पार्क कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि तुमने ही मर्डरर के बारे में पता किया है। उनको बहुत बढ़िया रीजन मिल गया है मुझे यहाँ से निकालने के लिए। हियोन को परेशान देखकर पार्क कहता है मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, तुम्हें मेरी साइड लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली हूँ। वही कमिश्नर कहते हैं सबसे पहले हम आपके भाई को छोड़ देंगे और एज अ सेल्फ डिफेंस बोलकर केस क्लोज कर देंगे, यही हमारा प्लान है। आपको लगता है कि ये काफी होगा? मेरे डैड इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं पर आपकी गलती की वजह से उनका इमेज खराब हो गया है और उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, तो आप ही बताइए कि हम क्या करें। पुलिस डिपार्टमेंट और मेरे डैड की इमेज बचाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। वो अपना प्लान बताकर यीशु से मिलने आ जाता है। तुम्हारी नाक कैसी है? पूछो ही मत, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता है, मैं उस ऑफिसर पर केस कर दूंगा। वैसे एक बात बताओ मेरा अब क्या होगा? तुम बहुत लकी हो, तुमने जिस आदमी को पकड़ा था वो एक मर्डरर है। ये सुनकर यीशु हैरान रह जाता है और कहता है तो क्या इसके लिए मुझे अवार्ड मिलेगा? ये उससे भी ज्यादा है, तुम्हें पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम करने को मिलेगा। ये सुनकर वो शॉक दे जाता है। जब कमिश्नर यही बात हियोन को बताते हैं तो वो भी शॉक दे जाती है। हम लोगों से कहेंगे कि 2 महीनों से एज अ कॉप वो हमारे साथ काम कर रहा है और उसने ही मर्डरर को पकड़वाने में हमारी मदद की है। उसके पास लॉयर का लाइसेंस है तो ऐसा मुमकिन है। यही हमारी स्टोरी होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हें ही करना है। पर सर हम चीजों को इस तरह से कवर नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। चेयरमैन के बेटे ने मर्डरर को पकड़ लिया जिसको पुलिस 2 महीनों से पकड़ नहीं पाई थी। क्या हमें ये कहना चाहिए जिसने मर्डरर को पकड़ा हमने उसी को अरेस्ट कर लिया और उसका नाक भी तोड़ दिया? क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है? ये सब बताने पर जानती भी हो कि पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी होगी। मैं तो बस तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकता हूँ, पर अगर वो लोग चाहे तो वो तुम्हें और तुम्हारी टीम के सभी लोगों को नौकरी से निकलवा सकते हैं। इसलिए तुम्हें जैसा करने को कहा जा रहा है वही करो। वही यीशु कहता है अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो? अचानक से मैं पुलिस बनकर काम कैसे करने लगूंगा? मैंने कमिश्नर से बात कर ली है और वो मान गया है। पुलिस का काम करके तुम अपनी और डैड की इमेज को ठीक कर सकते हो, पर यीशु इसके लिए नहीं मान रहा होता है। तो सियोंगजू कहता है बस इलेक्शन खत्म होने तक ये काम कर ले, वैसे भी तुम्हें कॉप बनकर गेम खेलना बहुत पसंद है तो ऐसा मान लेना कि तुम गेम ही खेल रहे हो। नहीं मैं नहीं करूंगा, मेयर बनना डैड का बहुत बड़ा सपना रहा है पर लोग अब उन पे हंस रहे हैं तो मुझे इससे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अब फैमिली नहीं है। जिसके कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और हियोन यहाँ पर वही सब बताती है जो कि कमिश्नर ने उसको बताने को कहा था, जो जानकर सभी रिपोर्टर्स शॉक दे जाते हैं। यीशु जब घर जा रहा होता है तो वो काफी शांत बैठा होता है तो मिस्टर किम कहते हैं वहाँ पर रहना काफी मुश्किल रहा होगा ना मैनेजर? मैं अब मैनेजर नहीं हूँ, मुझे फायर कर दिया गया है। सियोंगजू ने उससे जो कुछ भी कहा था वो उसके बारे में सोचने लगता है। जब वो घर पहुँचता है तो वहाँ पर यंग हुआ आया होता है। यीशु उसको इग्नोर करके जाने लगता है तो यंग हुआ कहता है अरे भाई माफ कर दे, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था पर मैं करता भी क्या, मैंने ड्रग्स ली थी, अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरी तो लग जाती ना, पर मैं जानता था कि तुम आसानी से छूट जाओगे क्योंकि तुम्हारा बाप हांसू ग्रुप का चेयरमैन है। यीशु उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है तो वो कहता है भाड़ में जा साले और वहाँ से चला जाता है। हियोन, पार्क और चोई ड्रिंक करने आते हैं और एक दूसरे से यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या यीशु काम करने आएगा। वहीं यीशु यूनिफॉर्म देखकर सोच रहा होता है कि वो क्या करे। अगले दिन पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स और बैंड बाजे वाले होते हैं, उन्होंने रेड कारपेट भी बिछवाया होता है और ये सब यीशु के वेलकम के लिए होता है। चीफ चोई को कॉल करके सभी को नीचे आने को कहते हैं। हियोन और पार्क को डॉल टाइप कॉस्ट्यूम पहनाकर दोनों साइड में खड़ा कर देते हैं। तभी यीशु यहाँ पर अपनी कार से एंट्री करता है, उसका सेलिब्रिटी की तरह वेलकम किया जाता है और इसमें यीशु को भी काफी मजा आ रहा होता है। कमिश्नर यीशु को फ्लावर्स देते हैं और उसके साथ फोटोज खिंचवाते हैं। कॉस्ट्यूम हियोन और पार्क ने पहना है देखकर यीशु काफी सरप्राइज रह जाता है। वो कहता है तुम दोनों को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए थैंक यू। फिर वो हियोन से हैंडशेक करता है और कहता है साथ में काम करने में काफी मजा आएगा। हियोन के चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि यीशु के पुलिस ऑफिसर बनने की वजह से वो जरा भी खुश नहीं है। अब कहानी 3 घंटे पीछे चली जाती है। मिस्टर किम यीशु को उठा रहे होते हैं पर वो नहीं उठता है। तभी वहाँ पर सियोंगजू आता है और उसको उठने के लिए कहता है तो यीशु कहता है अरे यार मुझे सोने दो ना, मैं काफी थका हुआ हूँ और मेरा नाक भी दर्द कर रहा है। सियोंगजू कहता है अबे गधे जल्दी से उठ जा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज तुम्हें काम पर जाना है। तो यीशु कहता है मैंने भी तो कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम पर हमारे डैड और कंपनी की इज्जत डिपेंड है। तो यीशु कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सियोंगजू के जाने के बाद
बाद ईसू उठ जाता है। मिस्टर किम उसको बताते हैं कि सियोंग-जू प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गया है। वो सबको सच बताने वाला है कि तुम पुलिस के साथ सीक्रेटली काम नहीं कर रहे थे। वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देगा और चेयरमैन भी इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। सियोंग-जू को ओवरसीज ब्रांच से भी निकाल दिया जाएगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, वो सब कुछ खो देगा। तो ईसू कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। सियोंग-जू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और सब कुछ अनाउंस करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ईसू आ जाता है और उसने यूनिफॉर्म पहनी होती है। वो सियोंग-जू से कहता है मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। फिर वो सभी रिपोर्टर्स को बताता है कि उसने कैसे पुलिस के साथ सीक्रेटली काम किया था और कैसे मर्डरर को पकड़ा था। फिर हमें वापस से वही सीन दिखाया जाता है जब ईसू पुलिस स्टेशन आया था और उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया था। ईसू ऑफिस में आता है तो उसको ऑफिस पसंद आता है। वो पूछता है कि उसका डेस्क कहाँ पर है तो हियोन कहती है तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना तुम घर चले जाओ। जिस पे ईसू कहता है पर मैंने तो ये काम करने का कमिटमेंट कर लिया है, तो मैं यहीं पर रहूंगा और अपना बेस्ट दूंगा। तो पार्क कहता है ये तुम्हारा कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, तो यहाँ से दफा हो जाओ। आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तो क्या हम तुम्हारी आरती उतारें? अगर तुम हर रोज सच में यहाँ पर आने वाले हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी। यहाँ पर आकर बस बैठे रहना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम केस को लेकर जो भी सुनोगे और देखोगे उसे तुम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते, और अगर तुमने हमारे काम में डिस्टर्ब किया तो तुम्हारी खैर नहीं। जिस पे ईसू कहता है पर ये तो एक से ज्यादा एडवाइस हो गया। वो हियोन को जरा भी सीरियसली नहीं लेता है। हियोन और पार्क मीटिंग के लिए चले जाते हैं। चोई ईसू को बता देता है कि उसका डेस्क कौन सा है, फिर वो भी चला जाता है। ईसू चेयर पर बैठता है तो वह नीचे गिर जाता है क्योंकि चेयर टूटा हुआ था। मिस्टर किम कहते हैं मैं नया चेयर मंगवा देता हूँ। तो ईसू कहता है मेरे लिए नए कपड़े भी मंगवा दीजिए और मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हियोन चीफ से कहती है प्लीज आप ईसू को डेस्क ड्यूटी पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो चीफ कहते हैं उसने अपराधी को पकड़ा था जिसको पकड़ने में तुम नाकाम रही थी, अब वो तुम्हारी टीम में है तो ये तो काफी अच्छी बात है ना। हियोन कहती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो एक अनट्रेंड सिटीजन है और काफी इमेच्योर अमीर बेटा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करेगा। तो चीफ कहते हैं वो जो भी करे तुम्हें ही उसको हैंडल करना होगा, अगर नहीं करना चाहती हो तो लोगों को सच बताकर जॉब से रिजाइन कर दो। हियोन ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पूरी टीम को जॉब से रिजाइन करना होगा। तो हियोन कहती है कोई बात नहीं, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। फिर हम सियोंग-जू को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो सियोंग-जू की मॉम ईसू की काफी बुराई करने लगती है कि वो हमेशा कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देता है और अब तो वो पुलिस बन गया है तो ना जाने वो कौन सी परेशानी खड़ी करेगा। उनकी बातों से हमें पता चल जाता है कि वो ईसू को जरा भी पसंद नहीं करती है। सियोंग-जू उनको चुप हो जाने के लिए कहता है तो उसके डैड कहते हैं तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही बोल रही है, इसलिए इलेक्शन के बाद ईसू का ट्रांसफर ओवरसीज ब्रांच में कर देना। हियोन इस बात को लेकर परेशान होती है कि वो ईसू को कैसे हैंडल करेगी। तो पार्क कहता है ज्यादा चिंता मत करो, उसके डैड का इलेक्शन उसके ऊपर डिपेंड है तो उसको अच्छे से बिहेव करना ही पड़ेगा। तभी उनको पता चलता है कि ईसू ने तो पुलिस स्टेशन में कैटरिंग सर्विस को बुला दिया है और सभी ऑफिसर्स मजे से खाना खा रहे हैं। सभी को देखकर चोय भी खाना खाने चला जाता है। हियोन ऑफिस में आती है तो देखती है कि ईसू ने खुद के लिए गेमिंग पीसी मंगवा लिया है और गेम खेल रहा है। हियोन कंप्यूटर का इलेक्ट्रिसिटी काट देती है और कहती है तुम यहाँ पर गेम नहीं खेल सकते। तो ईसू कहता है अरे तुमने ही तो कहा था कि मैं कुछ ना करूँ, इसलिए गेम खेलकर टाइम पास कर रहा हूँ, अब तुम्हें इससे भी दिक्कत है। वहीं पार्क मिस्टर किम के पास आता है और कहता है आप कौन है और यहाँ पर ये सब क्या लगा कर रखा है? मैं डिटेक्टिव ईसू का सेक्रेटरी हूँ। डिटेक्टिव्स को सेक्रेटरी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। आपके पास सिर्फ 3 मिनट है, इस कैटरिंग सर्विस को लेकर यहाँ से चले जाइए। तो मिस्टर किम उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ईसू का नाम खराब हो। पार्क हियोन को गुस्से में छत पर जाते हुए देखता है। हियोन पंचिंग बैग पर अपना सारा गुस्सा निकालती है। तभी वहाँ पर पार्क आता है तो हियोन कहती है क्या तुमने उसका डेस्क देखा? ये बंदा मेरा दिमाग खराब कर रहा है, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना ही हम उसको निकाल सकते हैं और ना ही दूसरे टीम में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हियोन कहती है हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो खुद ही काम छोड़ दे। तभी वहाँ पर चोई आता है और वो ईसू का फॉलोअर है, तो वो दोनों उससे पूछते हैं कि ईसू का वीक पॉइंट क्या है। चोई बताता है कि उसका कोई वीक पॉइंट नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उसको नफरत है? तो चोई बताता है कि ईसू को बोरिंग चीजों से नफरत है। ये जानने के बाद हियोन ईसू को काफी सारे केस की फाइल्स देती है और कहती है इन सभी फाइल्स को अच्छे से पढ़कर कंप्यूटर में रिपोर्ट्स बनाओ। ये सारे केसेस ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं और कंप्यूटर में रिपोर्ट्स भी बने पड़े हैं। हियोन बस उसको काम दे रही है ताकि बोर होकर वो नौकरी छोड़ दे। फिर वो तीनों कॉफी पीने आ जाते हैं। चोई उन दोनों से कहता है तुम दोनों जो कर रहे हो क्या ये वर्क पैलेस से हैरेसमेंट नहीं है? तो पार्क कहता है तुम्हें ऐसा लग रहा है तो जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दो। ये सुनकर चोई शांत हो जाता है क्योंकि वो लोग खुद ही पुलिस हैं। जब वो लोग वापस आते हैं तो ईसू ऑफिस में नहीं होता है, जिससे हियोन और पार्क ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि वो भाग गया। पर तभी हियोन को कमिश्नर का कॉल आता है। वो जब उनके ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ पर ईसू होता है और वो कमिश्नर से कंप्यूटर में रिपोर्ट्स बनवा रहा होता है। कमिश्नर कहते हैं ईसू को रिपोर्ट्स बनाना नहीं आता है तो ये मुझसे पूछने आया है, इसको काम सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुम कर क्या रही हो? हियोन उनसे माफी मांगती है और कहती है मैं इसको सब कुछ सिखा दूंगी। फिर वो उसको लेकर चली जाती है।
हियोन का ये प्लान फेल हो गया। तभी वो काफी सारे ऑफिसर्स को जाते हुए देखती है। चोई बताता है कि एक 70 साल का बूढ़ा आदमी जिसको डिमेंशिया है वो खो गया है, तो ये सभी लोग उनको ही ढूंढने जा रहे हैं। मिसिंग पर्सन को ढूंढने का काम काफी बोरिंग होता है, तो हियोन कहती है चलो हम भी उनकी मदद करते हैं, और वो ईसू को भी साथ चलने को कहती है। फिर वो लोग उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ से वो मिसिंग है। ईसू अपनी घड़ी की फोटो खींचता है और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता है कि जो भी इस मिसिंग पर्सन को ढूंढेगा उसको ये घड़ी मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये पोस्ट देखने के बाद उसके कट्टर फॉलोअर्स उस बूढ़े आदमी को ढूंढने आ जाते हैं और एक बंदा उस बूढ़े आदमी को ढूंढ भी लेता है, तो ईसू उसको अपनी घड़ी दे देता है। ये सब देखकर हियोन और पार्क काफी हैरान होते हैं, पर चोई ईसू से काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि वो भी उसका फॉलोअर है। हियोन का ये प्लान भी फेल हो गया। अगले दिन हियोन काम पर आती है तो ईसू की अजीब हरकतें देखकर उसका दिमाग खराब होने लगता है। तभी पार्क को कॉल आता है। बात करने के बाद पार्क बताता है कि गैंगहा में एक डेड बॉडी मिली है, तो सभी लोग वहाँ जाने लगते हैं और ईसू को भी साथ चलने को कहते हैं। हियोन ईसू से कहती है हम पुलिस कार में जा रहे हैं, पर तुम नहीं, तुम अपनी महंगी गाड़ी में आ जाना। वो ईसू को लोकेशन बताकर चली जाती है। अब ईसू की गाड़ी काफी तेज है तो वो उनसे पहले पहुंच जाता है। वहाँ पर जीवोन नाम की लड़की आती है जो कि NFS की फोरेंसिक डॉक्टर है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सभी लोग ग्लव्स पहनते हैं पर ईसू को पहनने नहीं देते हैं। हियोन कहती है तुम सीन पर नहीं आ सकते, तुम यहीं अपनी गाड़ी में इंतजार करो। ईसू पूछता है यहाँ पर मेरा कोई काम ही नहीं है, तुम मुझे लेकर क्यों आई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पुलिस स्टेशन में रहकर तुम कोई परेशानी खड़ी करो। फिर वो सभी लोग बोट पर इन्वेस्टिगेशन करने चले जाते हैं। ईसू को अब टाइम वेस्ट ही करना है तो वो एक बोट को रेंट पर ले लेता है और नदी के बीच आकर चिल करने लगता है। बोट पर एक लड़की की डेड बॉडी होती है जो कि एक मॉडल थी, उसका नाम जंग इन्हा है। ईसू जब चिल करके वापस आता है तो चोई कहता है अरे यार तुम कितने औसम हो, क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ? ईसू मान जाता है तो वो उसके साथ फोटो लेता है। चोई उसको बताता है कि मैं तुम्हारा फॉलोअर हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड भी, और मैं हमेशा तुम्हारी साइड हूँ। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद हियोन ईसू को अपनी गाड़ी में बिठाती है और जंग इन्हा जिस मॉडलिंग एजेंसी के लिए काम कर रही थी वहाँ पर आती है। वो ईसू से कहती है यहाँ के सभी स्टाफ से मिलो और जंग इन्हा के बारे में पूछताछ करो। फिर वो CEO से मिलने आ जाती है। वो CEO को बताती है कि उनको जंग इन्हा की डेड बॉडी मिली है। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाती है। हियोन उससे जंग इन्हा के बारे में पूछताछ करती है। CEO बताती है कि जंग इन्हा से वो पिछली रात को ही मिली थी। उसका एक अपॉइंटमेंट था तो करीब 8 बजे वो चली गई थी। किसके साथ उसका अपॉइंटमेंट था उसको नहीं पता है। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी विधवा माँ ही थी, पर वो भी 10 दिन पहले ही गुजर गई है। पूछताछ करके जब वो आती है तो ईसू लड़कियों से बात कर रहा होता है। वो हियोन को जाते हुए देखता है तो वो उसके पास आता है और कहता है कि उसको कुछ पता चला है। तो हियोन कहती है रिपोर्ट बनाकर मुझे दे देना। फिर वो ईसू को वहीं पर छोड़कर चली जाती है, जिससे ईसू को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हियोन घर आती है तो अपने डैड के साथ ड्रिंक करती है। हियोन का अब तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, तो उसकी मॉम हमेशा लड़का ढूंढ कर डेट सेट करती रहती है, पर हियोन कभी भी डेट पर जाती ही नहीं है, तो उसकी मॉम हमेशा उसको बातें सुनाती रहती है। वहीं ईसू यंग हुआ के साथ ड्रिंक करने आता है और उसको सारी बात बताता है कि उसके सीनियर ऑफिसर्स उसके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो उसका मूड ठीक करने के लिए यंग हुआ कहता है वो तुमसे डरते हैं कि कहीं तुम फिर से किसी अपराधी को ना पकड़ लो, तो उन्हें दिखा दो कि तुम कितने काबिल हो। हाँ तुमने सही कहा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन जब हियोन फोरेंसिक डिपार्टमेंट आती है तो तभी वहाँ पर ईसू भी आ जाता है। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं तो ऑटोप्सी रिजल्ट देखने आया हूँ। तुम्हें क्यों देखना है? क्या बोल रही हो, मैं भी तो एक डिटेक्टिव हूँ। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। हियोन कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि ऑटोप्सी रूम हर किसी के लिए नहीं होता, नॉर्मल लोगों के लिए ये कुछ ज्यादा ही है। क्या मैं तुम्हें नॉर्मल पर्सन दिख रहा हूँ? फिर वो दोनों ऑटोप्सी रूम में आ जाते हैं। हियोन जीवन को बुलाने चली जाती है। स्टाफ ईसू से कहता है क्या आप बॉडी देखना चाहेंगे? तो ईसू हाँ कर देता है। जब वो डेड बॉडी देखता है तो उसको कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिससे वो एकदम से ब्लैंक हो जाता है। उसके सिर और चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर हियोन और जीवन आ जाती है। ईसू को देखकर हियोन उसके पास आती है और उसको होश में लाती है और पूछती है कि वो ठीक तो है ना? तो ईसू झूठ कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हियोन जीवन से ऑटोप्सी रिजल्ट पूछती है तो वो कहती है इसकी मौत रात के 1 से लेकर 1:30 बजे के बीच में हुई थी। मौत का कारण बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाथों से इसका गला दबाया गया था। जब भी किसी की मौत गला दबाने की वजह से होती है तो हायोड बोन में फ्रैक्चर आ जाती है, पर इसके बोन में कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो इसका मतलब मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई है। इसके पेट में नदी का पानी था, पर इतना नहीं कि डूब कर मौत हुई हो। साथ ही सिर में भी चोट का निशान है जो कि हथौड़े टाइप के हथियार से हुआ होगा, पर इससे भी मौत होने की चांसेस काफी कम है। जहाँ पर चोट लगी है उसके एंगल के हिसाब से मर्डरर लेफ्ट हैंडेड है और विक्टिम के हाथ में ब्रूसेस भी हैं। फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो ईसू कह रहा होता है उसके सिर पर मारा गया था, गला दबाया गया था और पानी में भी डुबाया गया था, जिसके बाद वापस उसको बोट पर भी लाया गया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया था? उसको केस के बारे में सोचता देखकर हियोन पूछती है कि वो केस को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है, आखिर उसका पर्पस क्या है? क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या कि कहीं मैं फिर से अपराधी को ना पकड़
पकड़ लूं। हियोन हंसने लगती है और कहती है क्या जोक मारा है, तुमने एक्सीडेंटली एक क्रिमिनल को पकड़ लिया था तो तुम्हें लग रहा है कि तुम फिर से कर लोगे। अगर मैंने पकड़ लिया तो सपने मत देखो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं मर्डरर को पकड़ने में फेल हो गया तो मैं तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊंगा और डेस्क ड्यूटी करूंगा या फिर घर पर ही बैठूंगा। पर अगर मैंने मर्डरर को पकड़ लिया तो तुम्हें ये मानना होगा कि मैं भी एक पुलिस हूँ। तो हियोन कहती है ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। हियोन को एक ऑफिसर फोरेंसिक रिपोर्ट देता है और कहता है हमें सीन पर जो जिपर बैग मिला था वो खाली था और हमें जो पाउडर मिला था वो एक नए किस्म का LSD ड्रग्स है। जब वो दोनों स्टेशन आते हैं तो हियोन पूछती है क्या कोई CCTV फुटेज मिला। तो पार्क बताता है कि हमें एक सस्पेक्ट मिला है। फिर वो सभी को CCTV फुटेज दिखाता है और कहता है वो दोनों साथ में अंदर गए थे और 1 घंटे बाद वो अकेला बाहर आया था। उस आदमी को देखकर ईसू कहता है अरे ये तो DN मीडिया के चेयरमैन का बेटा है। तो हियोन कहती है हमें भी ये पता है क्योंकि हमें बोट पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। ईसू कहता है जंग इन्हा ने DN मीडिया के लिए CF शूट किया था यही 1 हफ्ते पहले। तुम लोग पक्का ये नहीं जानते होगे उस दिन शूट के लिए कोई और मॉडल जाने वाली थी पर उसको जंग इन्हा ने रिप्लेस किया था। मैंने ये बात वहाँ की मॉडल से बात करके पता किया था। हियोन पूछती है कि वो बोट किसका है। तो चोई बताता है कि बोट तई यंग का है जो कि DN मीडिया का बड़ा बेटा है। चलो पहले छोटे बेटे तई संग से मिलते हैं। तो बताओ कि वो कहाँ पर है। ये तो पता नहीं है, वो काम पर नहीं गया है और उसका सेक्रेटरी भी उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। 1 घंटे पहले उसने सोशल मीडिया पर ये फोटो अपलोड किया था पर हमें नहीं पता है कि ये जगह कहाँ पर है। उस फोटो को देखकर ईसू हंसने लगता है और कहता है अरे मुझे तो पता है कि ये कौन सी जगह है। वो उन सभी को नहीं बताता है और तई संग से मिलने चला जाता है। पार्क कहता है इस गधे को क्या हो गया है, उसने कहा है कि वो मर्डरर को अकेले ही पकड़ेगा और अगर वो फेल हो गया तो डेस्क ड्यूटी करेगा, इसलिए हमें जल्दी से उस जगह के बारे में पता करना होगा। ईसू उस जगह पर आता है जहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते हैं। अमीर लोग यहाँ पर अय्याशी करने आते हैं। ईसू पूछता है कि DN मीडिया का तई संग कहाँ पर है, मैं उससे मिलने आया हूँ। तो स्टाफ बताती है कि वो ट्रेनिंग रूम में है। तो ईसू उससे मिलने उस रूम में आ जाता है। तई संग ईसू को जानता है तो उसको देखकर वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ईसू अपना पुलिस का ID दिखाता है और कहता है क्योंकि मैं अब एक डिटेक्टिव बन चुका हूँ, किसी को मारने के बाद तू चिल कैसे कर पा रहा है। तई संग भागने की कोशिश करता है तो ईसू उसको पकड़कर थोड़ा सा पीट देता है। कुछ देर में हियोन भी उस जगह पर पहुंच जाती है। मैं पुलिस हूँ, मैं किसी को ढूंढने आई हूँ तो मुझे अंदर जाने दो। पर गार्ड्स उसको अंदर नहीं जाने देते हैं और कहते हैं पहले वारंट लेकर आओ। ईसू तईसंग को पीट रहा होता है तो गार्ड्स को बुला लेता है और ईसू को बाहर फिकवा देता है। तईसंग वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स को लेकर आता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। तो वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईसू और हियोन उन सभी गार्ड से लड़ने लगते हैं। हियोन काफी आसानी से सभी को पीट रही होती है पर ईसू सिर्फ 1 वर्सेस 1 फाइट में अच्छा है। तो कई सारे गार्ड्स मिलकर ईसू को पीटने लगते हैं, जो देखकर हियोन उसको बचाती है और पूछती है तुम ये कर क्या रहे हो, ऐसे कौन लड़ता है। मैं पहली बार एक साथ इतने सारे लोगों से लड़ रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, पर चिंता मत करो, अब मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद वो दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को बहुत ज्यादा मारते हैं और तईसंग को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं। तईसंग कहता है उसी कुतिया ने मुझे पहले ललचाया था, अबे वो मर चुकी है, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखा। उसी लड़की ने मुझे पहले ललचाया था तो इससे क्या। अरे यार तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या, एक लड़का और लड़की जब अकेले में एक बोट पर साथ में ड्रिंक करते हैं तो इसका अगला स्टेप तुम्हें तो पता ही होगा। अबे तू मुझे क्यों देख रहा है, मुझे नहीं पता है। मैं उसको किस करने वाला था पर उसने मेरे बाल नोच डाले और मुझे धक्का दे दिया था। मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने उसका गला दबाया था जिससे वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद मैं उसको वहीं पर छोड़कर चला गया था। मैंने इतनी भी जोर से गला नहीं दबाया था कि जिससे उसकी मौत हो जाए। पार्क कहता है गला दबाकर बेहोश करने के बाद तुम उसे वहीं पर छोड़कर चले गए, कैसे इंसान हो तुम। तो क्या मैं उसको गोद में उठाकर घर ले जाता, क्या बोल रहे हो तुम भी ना। हियोन चोई को ड्रग टेस्ट किट लेकर आने को कहती है। क्या तुम लोगों को बोट पर ड्रग्स मिला था और कहीं तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो मेरा है। देखो मैं ड्रग्स नहीं करता, वो तईयंग का है। वो अक्सर बोट पर जाकर ड्रग्स लेता रहता है। मेरे जाने के बाद जरूर तईयंग बोट पर आया होगा क्योंकि वो रात के वक्त ही वहाँ जाता है। पार्क CCTV फुटेज चेक करता है तो उनको पता चलता है कि तईयंग भी वहाँ पर गया था। देखा मैंने सही कहा ना। उसी वक्त वहाँ पर तईयंग आता है तईसंग को छुड़ाने के लिए क्योंकि वो उसका भाई है। यही है DN स्टूडियो का CEO तईयंग। तईसंग उसके कान में कहता है वो तू था क्या, तूने कुछ गलत किया है, सही कहा ना। अबे क्या बकवास कर रहा है, इस गधे के ऊपर ड्रग टेस्ट करो। नहीं रुको, शायद इसके पास अभी भी ड्रग्स होगा। वो तईयंग का पॉकेट चेक करने लगता है और उसके पास सच में ड्रग्स होता है। तईयंग को गुस्सा आ जाता है तो वो तईसंग को जोर का पंच मारता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अरे इन्हें लड़ने दो, हमें थोड़ा मजा लेना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा आता है तो उसको देखकर हियोन ईसू की तरफ देखती है। इसका नाम तईजुन है जो कि DN मीडिया का वाइस चेयरमैन है। तईजुन कहता है अबे गधो, यहाँ पर ये सब क्या लगा कर रखा है, मैं तुम दोनों को अभी इसी वक्त कंपनी से फायर करता हूँ। अबे तू होता कौन है हमें फायर करने वाला, भूल गए हो क्या, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या कहा, हम भाई है, क्या मजाक कर रहा है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगती है कि वो कौन है जिसने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है। ईसू बताता है कि ये औरत चेयरमैन की दूसरी बीवी है, DN एजेंट की
सीईओ सुमिन। तैसंग अपनी मॉम के पास आकर बच्चों की तरह रोने लगता है तो वो पूछती है कि उसको किसने अरेस्ट किया था। तैसंग कहता है उस गधे ईसू और उस लड़की ने, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया है। ये सुनने के बाद मिस सुमिन उन दोनों के पास जाने लगती है तो पार्क कहता है आप पीछे रहिए, आगे मत बढ़िए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे रोक रहे हो। वो चिल्ला चिल्लाकर कहने लगती है कि अपने बॉस को बुलाओ। तभी एक रूम से एक लड़की बाहर आती है तो हियोन और चोई ईसू को देखने लगते हैं। अरे मुझे क्या देख रहे हो, वो बस एक क्लीनर है। ईसू क्लीनर से कहता है तुम अपना काम कंटिन्यू रखो। उसी वक्त वहाँ पर एक और लेडी आती है तो हियोन ईसू को देखने लगती है। ये औरत चेयरमैन की पहली बीवी है, डीएन ब्रॉडकास्ट की सीईओ होंगजू। मिस सुमिन और मिस होंगजू के बीच बहस होने लगती है। वो सभी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ईसू, हियोन और चोई बैठकर मजे ले रहे होते हैं। शोर शराबा सुनकर वहाँ पर कमिश्नर और चीफ आ जाते हैं और उनके कहने पर हियोन सभी को शांत कराती है। तैयंग को ड्रग्स पोसेशन के लिए पार्क अरेस्ट कर लेता है और तैसंग को भी अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट है। वो लोग मिस सुमिन से पूछताछ करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर हमें पता चला है कि आपके किसी बेटे ने जंग इन्हा का मर्डर किया है। अगर आपको इस केस को लेकर कुछ भी पता है तो आप हमें बता सकती हैं। पर वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर तैयंग से पूछताछ की जाती है। वो कहता है हाँ मैं वहाँ पर ड्रग्स करने गया था, मैं बोट को लेकर नदी के बीच गया था और वहाँ पर ड्रग्स किया था। तभी अचानक मेरे सामने एक लड़की आ गई थी। मैं नशे में था तो मुझे लगा था कि वो कोई शैतान है तो डर के मारे मैंने उसको पानी में धक्का दे दिया था, बस इतना ही हुआ था। हियोन कहती है उसकी मौत डूबने की वजह से नहीं हुई थी बल्कि उसके सिर में जो चोट लगी थी उससे हुई थी और हमें लगता है कि तुमने ही उसके सिर पर मारा था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको नहीं मारा है। पार्क उसको एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो? 1 महीने पहले तुमने ही इस आदमी को अपने घर के बाहर बहुत बुरी तरह पीटा था, जिसके 2 घंटे बाद तुमने ही पुलिस को फोन किया था और बताया था कि एक आदमी तुम्हारे घर के बाहर जख्मी हालत में पड़ा है। तुमने नशे की हालत में उसको पीटा था पर होश में आने के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। ड्रग्स लेने के बाद तुम काफी ज्यादा वायलेंट हो जाते हो, इसी वजह से तुम अकेले में ड्रग्स करते हो, सही कहा ना? तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ होगा। तुमने उसको पानी में धक्का दे दिया था पर वो तैर कर वापस बोट पर आ गई थी तो तुमने डर के मारे उसके सिर पर हथौड़े टाइप के हथियार से मारा था, जिसके बाद तुम वहाँ से चले गए और सब कुछ भूल गए। जिसपे तैयंग कुछ भी जवाब नहीं देता है क्योंकि उसको कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। ईसू बोर्ड पर डीएन मीडिया की फैमिली ट्री बनाता है और कहता है ये काफी अजीब है। चोई पूछता है क्या अजीब है? हमने तैसंग को अरेस्ट किया तो यहाँ पर मिस सुमिन और तैयंग आया, ये तो समझ में आता है, उनका आना भी बनता है, पर तैजुन और मिस होंगजू क्यों आए थे ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो है जो कि हमें पता नहीं है। तभी वहाँ पर हियोन और पार्क आते हैं। चोई पूछता है कि पूछताछ कैसी गई? ड्रग्स की वजह से उसको कुछ भी याद नहीं है। तो पार्क कहता है पर यह साफ है कि अपराधी वो ही है। जिसपे हियोन कहती है लग तो रहा है कि वो ही अपराधी है, पर हम ये नहीं जानते हैं कि उसने जंग इन्हा को कहाँ पर मारा था क्योंकि बोट पर हमें स्पैटर स्टेन नहीं मिले थे। ईसू पूछता है स्पैटर स्टेन क्या होता है? खुद को कॉप समझते हो, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता है? चोई ईसू को बताता है कि इसका मतलब खून का धब्बा होता है। तैयंग ने नशे की हालत में मर्डर किया था और बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया था, पर उसने सभी खून के धब्बे साफ कर दिए थे। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ईसू उनके पास आता है और कहता है तो प्रॉब्लम ये है कि उसको कहाँ मारा गया था? वो थोड़ा सोचता है और कहता है वहाँ पर एक और बोट था, उसको वहीं पर मारा गया होगा। मैं जब चिल करके वापस लौट रहा था तो तैयंग के बोट पर मैंने स्क्रैच मार्क देखा था। तो पार्क कहता है अबे बकवास करना बंद कर, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। जंग इन्हा को किसी और बोट पर मारा गया था और डेड बॉडी को तैयंग के बोट पर रखने के लिए उसको बोट तैयंग के बोट के करीब लाना पड़ा होगा और इसी दौरान बोट पर स्क्रैच मार्क आया होगा। ईसू की बातें सुनकर हियोन सोचने लग जाती है। तो पार्क कहता है ये जो कह रहा है ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अगर वहाँ पर सच में कोई दूसरा बोट रहा होगा तो तुम ये कह रही हो कि रात के 1 बजे वहाँ से कोई बोट गुजरी होगी और उस बोट पर जो कोई भी था उसी ने जंग इन्हा को डूबने से बचाया होगा और फिर उसको मार दिया होगा। देखो मैं श्योर नहीं हूँ पर ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जंग इन्हा के हाथों में ब्रूसेस थे जो कि जंग इन्हा को बोट पर खींचते वक्त हुआ होगा, जिसके बाद वो कंफर्म करने आते हैं कि बोट पर स्क्रैच मार्क है या फिर नहीं। तो स्क्रैच मार्क सच में होता है। गेंगहा कुएं पर जितने भी बोट्स हैं सभी को चेक करने के लिए हियोन चोई को वारंट लेकर आने को कहती है। रात को ईसू घर पर जंग इन्हा के केस पर काम कर रहा होता है तो उससे मिलने उसकी सौतेली माँ आती है। मिस हुईजा कहती है तुमने मुझे हेलो तक नहीं कहा, हम इतने भी क्लोज नहीं है कि हेलो कहूँ, और किसी दूसरे के घर में जूते पहनकर आना अच्छी बात नहीं है। क्या कहा दूसरे का घर? अरे ये मेरा ही घर है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें लेकर गिव अप कर दिया है, इलेक्शन के बाद तुम्हें ओवरसीज ब्रांच में भेज दिया जाएगा। वाओ कांग्रेचुलेशन, आपका सपना फाइनली सच हो गया, आप यही तो चाहती थी। मैंने ये घर अपने फ्रेंड को रेंट पर देने का डिसाइड किया है, तो यहाँ से जाने से पहले घर की अच्छे से सफाई कर देना। इतना कहकर वो चली जाती है। ईसू मिस्टर किम से कहता है क्या आप डीएन ग्रुप में किसी को जानते हैं? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई सिंपल मर्डर केस नहीं है। अगले दिन ईसू काम पर नहीं आया होता है तो हियोन कहती है लगता है कि वो फाइनली बोर हो गया है या फिर वो इस केस को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। तभी वहाँ पर पार्क आता है और बताता है कि जंग इन्हा के फोन का फोरेंसिक रिपोर्ट आ गया है। जंग
जंग इन्हा के मैसेजेस देखकर उनको पता चलता है कि वो तैजुन से भी मिली थी। हियोन चोई से कहती है जंग इन्हा की माँ के बारे में पता करो। इन्हा के मरने के 10 दिन पहले ही उनकी मौत हुई थी, शायद उनके मौत के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। फिर हियोन और पार्क तैजुन से मिलने आ जाते हैं। तैजुन कहता है हाँ मैं उससे मिला था, ये बात मैं कल ही बताने वाला था पर स्टेशन में जो तमाशा हुआ था उस वजह से नहीं बता पाया। आप उससे क्यों मिले थे? अगर कोई खूबसूरत मॉडल मेरे साथ खाना खाना चाहती हो तो मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं है, पर उस दिन मैं उसके साथ खाना नहीं खा पाया था, कुछ जरूरी काम आ गया था तो मैं चला गया था। आप दोनों के बीच क्या बातें हुई थी? कुछ खास नहीं था, मुझे तो याद भी नहीं है। 6 सितंबर को आप रात को 1 बजे कहाँ पर थे? रुको जरा मुझे चेक कर लेने दो। उस रात को मैं यही ऑफिस में था, आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई बोट है? हाँ मेरे पास एक है, पर मैं काफी टाइम से वहाँ जा नहीं पाया हूँ, काफी बिजी रहता हूँ ना। वैसे जंग इन्हा काफी अजीब थी, मैंने ऐसा सुना है कि वो चेयरमैन से भी उनके रूम में मिली थी। जिसके बाद वो दोनों मिस होंगजू से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या जंग इन्हा चेयरमैन से मिलने आई थी? हाँ वो आई थी, पर उससे मैं मिली थी। वो चेयरमैन से क्यों मिलना चाहती थी? सच कहूँ तो वो ऐसी लड़की थी जो कि अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अमीर लोगों को जाल में फंसाती है। चेयरमैन कहाँ पर है? वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तो इस वक्त उनका सारा काम मैं ही संभाल रही हूँ। मिस होंगजू का सेक्रेटरी आकर बताता है कि उनको एक मीटिंग के लिए जाना है, तो वो अपने सेक्रेटरी के साथ चली जाती है। ईसू पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, तभी उसको मिस्टर किम का कॉल आता है। मिस्टर किम उसको कुछ बताते हैं, जिसके बाद वो यू टर्न लेकर कहीं जाने लगता है। हियोन और पार्क उस रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर जंग इन्हा तैजुन से मिलने आई थी। स्टाफ बताता है कि तैजुन अचानक चला गया था तो जंग इन्हा ने उसका पीछा किया था। कुछ देर में वो वापस आई थी तो स्टाफ को लगा था कि वो कुछ भूल गई है, पर वो ऐसे ही चली गई थी। वहीं ईसू एक हॉस्पिटल में आकर पता करता है कि डीएन ग्रुप का चेयरमैन हॉस्पिटल में एडमिट है। हियोन और पार्क स्टेशन आ जाते हैं और केस के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर चोई आता है तो हियोन उससे पूछती है कि क्या उसको जंग इन्हा की माँ के बारे में कुछ पता चला? उसकी माँ डीएन मीडिया में काम किया करती थी, वो चेयरमैन की सेक्रेटरी थी। उसी वक्त ईसू भी वहाँ पर आ जाता है। हियोन कहती है तुम्हारी जब मर्जी होगी तुम तब काम पर आओगे, क्यों तुम मेरा इंतजार कर रही थी क्या? कुछ भी बकवास मत करो, मुझे कुछ बहुत बड़ा पता चला है। डीएन मीडिया का चेयरमैन कैंसर की वजह से मरने वाला है। वो इस बात को छिपा रहे हैं ताकि स्टॉक प्राइस ना गिरे, और चेयरमैन की पोजीशन के लिए उन भाइयों में 6 महीनों से लड़ाई चल रही है। उन्होंने एक दूसरे के पीछे इन्फॉर्मेंट लगा रखा है ताकि एक दूसरे की कमजोरी पता कर सके, और उन तीनों के बैटल में जंग इन्हा इन्वॉल्व हो गई। हियोन इसके बारे में थोड़ा सोचती है और कहती है जंग इन्हा चेयरमैन की नाजायज बेटी थी। उसकी माँ ने जॉब छोड़ने के 6 महीने बाद ही जंग इन्हा को जन्म दिया था, जबकि उनकी शादी भी नहीं हुई थी। जंग इन्हा को पैटर्निटी टेस्ट के लिए सैंपल चाहिए था, तो इसीलिए वो उन भाइयों से मिली थी। उसकी माँ ने मरने से पहले सारा सच इन्हा को बताया होगा। वो अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसके सौतेले भाइयों ने उसको जान से मार दिया। तैजुन के पास एक बोट है, हमें उसकी तलाशी लेनी होगी, पर हियोन को सर्च वारंट नहीं मिलता है। तो ईसू उससे कहता है हम बिना वारंट के ही वहाँ चलते हैं ना, तुम गाड़ी में ही बैठी रहना, मैं बोट के अंदर जाऊंगा और एविडेंस ढूंढूंगा। वो जैसे तैसे करके हियोन को कन्विंस कर लेता है। फिर वो दोनों उस जगह पर आते हैं। हियोन गाड़ी में ही रहती है और ईसू बोट के अंदर आ जाता है, और उसको कोई एविडेंस नहीं मिलता है। तो हियोन उसको लुमिनल स्प्रे करने को कहती है। ईसू स्प्रे करता है तो उसको खून के धब्बे मिल जाते हैं और साथ ही एक फिंगरप्रिंट भी मिलता है। ईसू फोटो खींचकर हियोन को भेजता है और हियोन चोई को भेज देती है ताकि पता कर सके कि वो किसका फिंगरप्रिंट है। तभी वहाँ पर इस जगह का मैनेजर आ जाता है। अगर मैनेजर ने ईसू को तैजुन के बोट पर देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास वारंट नहीं है। उस बोट में बियर होता है तो ईसू उसे ले लेता है और ऐसा नाटक करने लगता है कि वो काफी नशे में है, जिससे मैनेजर को लगता है कि वो नशे की हालत में गलती से तैजुन के बोट पर चला गया है। मिस्टर ईसू ये आपका बोट नहीं है, आपका बोट उस तरफ है। अच्छा ऐसा है क्या? यहाँ आने के लिए आई एम सॉरी। मैनेजर उसको उसका बोट दिखाकर चला जाता है तो ईसू जल्दी से अपनी गाड़ी में आ जाता है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बकवास। तभी हियोन को पार्क का कॉल आता है। वो बताता है कि वो फिंगरप्रिंट जोंग उक नाम के आदमी का है, जो कि मिस होंगजू का सेक्रेटरी है। ये जानकर वो हैरान रह जाती है। पता करो कि जोंग उक कहाँ पर है, क्योंकि वो ही अपराधी है। हियोन खुद से कहती है क्या मिस होंगजू ने जंग इन्हा को मरवाने का ऑर्डर अपने सेक्रेटरी को दिया था? तो ईसू कहता है हो सकता है कि उसको पहले से ही पता था कि जंग इन्हा चेयरमैन की नाजायज बेटी है, तो गुस्से में आकर उसने उसको मार दिया होगा। हियोन कहती है जोंग उक दूर से तयंग पर नजर रख रहा था और उसी ने जंग इन्हा को डूबने से बचाया होगा। फिर मिस होंगजू से ऑर्डर मिलने पर उसने जंग इन्हा को मार दिया होगा। तयंग को मर्डर केस में फंसाकर वो अपने बेटे तैजुन को चेयरमैन बनाना चाहती थी, यही उसका प्लान था। तभी उनको पार्क फोन करके बताता है कि मिस होंगजू अपने सेक्रेटरी के साथ ये देश छोड़कर भागने वाली है। वो अपनी प्राइवेट प्लेन से जाने वाली है, जहाँ का लोकेशन पार्क उनको बता देता है। मिस होंगजू उस जगह पर पहुँचने ही वाली होगी जानने के बाद ईसू वहाँ पर जल्दी पहुँचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो दोनों टाइम पर वहाँ पहुँच जाते हैं और उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। हियोन मिस होंगजू से पूछताछ
करती है कि उन्होंने जंग इन्हा को क्यों मारा था। मिस होंगजो कहती है क्योंकि वो बहुत लालची थी। चेयरमैन एक लोंडियाबाज आदमी था, हमेशा अफेयर्स में फंसा रहता था। डीएन ग्रुप को मैंने इतना सक्सेसफुल बनाया है। वो ऐसे वक्त में आ टपकी जब चेयरमैन की पोजीशन के लिए लड़ाई चल रही थी। अगर लोगों को पता चल जाता कि जंग इन्हा चेयरमैन की नाजायज बेटी है तो इससे हमारे परिवार और कंपनी की बहुत ज्यादा बदनामी होती और कंपनी को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो, इसलिए मैंने उसको मरवा दिया। तभी तईजुन स्टेशन आता है तो ईसु उसको बताता है कि उसकी मॉम ने सारा गुनाह कबूल कर लिया है, अभी पूछताछ चल रही है, तब तक आप मीटिंग रूम में इंतजार कीजिए। तईजुन अंदर जा रहा होता है तो ईसु उसको हल्का से स्माइल करते हुए देखता है जो कि उसको काफी अजीब लगता है। जिसके बाद वो जल्दी से मिस सुमिन से मिलने आता है और उनको बताता है कि मिस होंगजू ने सारा गुनाह कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही जंग इन्हा को मारा है। ये जानकर वो शॉक्ड जाती है। आप शॉक्ड हैं क्योंकि आपको पता है कि उसने मर्डर नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। सारे एविडेंस ये दिखा रहे थे कि अपराधी जोंग उक है। सारा मामला ही खत्म हो जाता अगर वो जोंग उक को मार देती या फिर उसको देश से बाहर भेज देती, पर वो खुद भी उसके साथ भाग रही थी इसलिए पकड़ी गई और उसने बहुत ही आसानी से अपना गुनाह कन्फेस कर दिया। उसके पास पैसों की कमी नहीं है, वो एक्सपेंसिव लॉयर्स को हायर करके इससे बच सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो अपने बेटे को बचा रही है जो कि असली अपराधी है। सही कहा ना? तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास कोई एविडेंस है जिससे सारा मामला पलट सकता है। मैं जानता हूँ कि आप तईजुन की वायर टेपिंग क्या करती हैं। ये भी एक क्राइम है जिसके लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। आप उस एविडेंस का यूज करके तईजुन को रास्ते से हटा सकती हैं और अपने बेटे को चेयरमैन बना सकती हैं। उसकी बातें सुनने के बाद मिस सुमिन सोचने लग जाती है। वहीं हियोन तईजुन से बातचीत कर रही होती है। वो उसको सारी बात बताती है कि जंग इन्हा कौन थी और उसकी माँ ने उसको क्यों मरवा दिया। हियोन को ईसु का मैसेज आता है कि तईजुन को जाने मत देना क्योंकि वो ही अपराधी है। मेरे पास एविडेंस है, मैं लेकर पहुंच रहा हूँ। ये जानकर हियोन उसको अपनी बातों में उलझाकर वहीं पर रोक कर रखती है और तईजुन के जाने से पहले ईसु वहाँ पर पहुँच जाता है। वो तईजुन को गाड़ी से बाहर आने को कहता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, ध्यान से सुनना। वो एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें तईजुन ने अपनी मॉम से कहा था कि वो जंग इन्हा को मरवा दे और डेड बॉडी को तयंग के बोट पर रखवा दे। इसका मतलब तईजुन, उसकी मॉम और सेक्रेटरी तीनों ही इस मर्डर में शामिल थे। तो यहाँ पर तईजुन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ईसु हियोन से कहता है मैं बेट जीत गया। सही कहा ना? हाँ ठीक है, तुम जीत गए। काम के बाद वो तीनों डिनर करने आए होते हैं तो हियोन कहती है अरे यार, मेरे पास कितना अच्छा मौका था ईसु से छुटकारा पाने का, पर अब उसकी शक्ल हर रोज देखनी पड़ेगी। तभी चोई को ईसु का मैसेज आता है। उसने उन सभी को एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में आने को कहा होता है ताकि साथ में डिनर कर सके। यही बात चोई उन दोनों को बताता है तो वो दोनों जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम भी नहीं जाओगे। चोई ईसु को मैसेज कर देता है कि हम नहीं आ पाएंगे, जिससे ईसु को थोड़ा बुरा लगता है। ईसु मिस्टर किम को कॉल करता है और कहता है मैं उस घर से मूव आउट होने वाला हूँ, तो तुम कहाँ पर रहोगे? आपको वो जगह पता है जिसका हांसू ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है, मेरा खुद का घर, आप समझ गए ना? ठीक है, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। ईसु को सियोंगजू का कॉल आता है तो वो उसके पास आ जाता है और उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। सियोंगजू कहता है तुम न्यूज में छाए हुए हो, एक अमीर लड़का जिसने हेलीकॉप्टर से अपराधी को पकड़ा। हेलीकॉप्टर का ड्राइविंग लाइसेंस, चलो कोई काम तो आया। ईसु को चढ़ जाती है तो वो कहता है जब मैं पहली बार रहने के लिए तुम्हारे घर आया था तो तुम मेरे साथ इतना काइंड क्यों थे? आपको जरूर मुझसे नफरत हुई होगी ना? हाँ, मैं तुमसे नफरत करता था, पर मेरी मॉम हमेशा तुम पर गुस्सा करती रहती थी जिससे तुम हमेशा उदास और रोते रहते थे। ये सब देखकर मुझे तुम पर दया आने लगा क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने लगा और तुमसे बात करने लगा था। आपका शुक्रिया, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज मैं कैसी हालत में होता। अरे थैंकफुल तो मैं हूँ कि तुम इतने अच्छे से बड़े हुए हो। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ईसु के डैड को पता चलता है कि ईसु ने क्या कारनामा किया है, पर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन ईसु ऑफिस में होता है तभी एक कॉल आती है। वहाँ पर वो तीनों नहीं होते हैं तो ईसु फोन उठाता है। ईसु से पूछा जाता है कि जंग इन्हा की बॉडी का क्या किया जाए क्योंकि उसका फ्यूनरल करने वाला कोई नहीं है। तो ईसु उसका फ्यूनरल कराता है। वो हियोन को भी फोन करके वहाँ पर बुला लेता है। ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस मेरे पास काफी ज्यादा टाइम था और काफी पैसा भी, फिर से शो ऑफ करने लग गए। पर सच तो यही है ना, मुझे लगा था कि तुम दूसरे अमीर बाप के बेटों से अलग हो। हाँ, मैं सच में उन सभी से अलग हूँ, पर तुम्हें पता नहीं है। जंग इन्हा का फ्यूनरल काफी अच्छे से किया जाता है। अब यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। ईसु सोकर उठता है तो उसके लिए एक आर्ट एग्जीबिशन का इन्विटेशन आया होता है, तो वो एग्जीबिशन देखने जाता है। तो जिस आर्टिस्ट का एग्जीबिशन होता है उसको कोई चाकू मारकर मार देता है, पर पता नहीं चलता है कि किसने मारा है। सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं अरे कोई तो पुलिस को फोन करो। ईसु अपना आईडी दिखाता है और कहता है प्लीज सभी लोग शांत हो जाइए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ये बताओ कि यहाँ का इंचार्ज कौन है? एक बंदा आगे आता है और कहता है इंचार्ज मैं हूँ, मैं प्रोफेसर नो का असिस्टेंट हूँ, जल्दी
जल्दी से गेट बंद कर दो क्योंकि मर्डरर यहीं पर मौजूद है। हियोन आज छुट्टी पर है तो वो घर पर सो रही होती है। तभी उसको ईसू का कॉल आता है। ईसू उसको सारी बात बताता है और क्राइम सीन पर आने को कहता है। कुछ देर में हियोन वहाँ पर पहुँचती है और कहती है, क्या तुम एक भी दिन शांति से नहीं बैठ सकते? छुट्टी खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर ये एक मर्डर केस है। आर्टिस्ट नो यंग जे मर गया है। वैसे ये है कौन? क्या तुम इस आर्टिस्ट को नहीं जानती हो? देखो ये बंदा लाइफ एंड डेथ सीरीज की वजह से फेमस है। इस बार का थीम डेथ था और वो खुद मरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई परफॉर्मेंस आर्ट है। यहाँ के लोग काफी गुस्से में लग रहे हैं। मर्डरर इन्हीं में से कोई हो सकता है, इसलिए मैंने सभी को रोक कर रखा है। वो हियोन को डेड बॉडी के पास लेकर आता है तो हियोन बॉडी चेक करने लगती है। तभी वहाँ पर पार्क और चोई भी पहुँच जाते हैं। हियोन चोई से कहती है, सभी विजिटर्स के नंबर ले लो और उन्हें जाने दो। ऐसा क्यों कर रही हो? मर्डरर उन्हीं में से कोई हो सकता है। इसको मरे 10 घंटे से ज्यादा हो गया है। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे पर्पल स्पॉट्स देखकर समझ आ गया। तुम भी ना किसे समझा रही हो? इसको समझ थोड़ी ना आएगा। ये सुनकर ईसू पार्क को गुस्से से देखने लगता है। हियोन को चीफ का कॉल आता है। वो चीफ को बताती है कि वो ये केस ले रही है। पार्क फोरेंसिक टीम को फोन करके वहाँ पर बुला लेता है। हियोन प्रोफेसर नो के असिस्टेंट से पूछताछ करने आती है। ईसू पानी लेकर आता है और उसको पीने के लिए देता है। अरे बेचारा काफी शौक में है ना। इस बंदे का नाम डोजुन है। तुम आखिरी बार प्रोफेसर नो से कब मिले थे? कल रात को ही मिला था, लगभग 9 बजे के करीब। मैं उनसे पहले काम खत्म करके चला गया था। तुम उनसे पहले क्यों चले गए थे? दरअसल हर एग्जीबिशन के एक रात पहले वो देर रात तक काम करते हैं ताकि हर पेंटिंग को अच्छे से चेक कर सके। कल रात को भी वो इसी वजह से रुके थे। तुम काम के बाद कहाँ गए थे? मैं घर चला गया था और जल्दी सो गया था। तुम कहाँ पर रहते हो? मैं गेंगहा डोंग के डॉकडो स्टडी रूम में रहता हूँ। पर क्यों, तुम पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो? तुम यहाँ पर कब आए थे? मैं करीब 8 बजे आया था। तुम यहाँ गैलरी खुलने के 2 घंटे पहले पहुँचे थे, पर हॉल में डेड बॉडी थी, तुमने नहीं देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल मैं यहाँ जल्दी आकर केटरिंग सेटअप करने लगा था। जिसके बाद मैंने प्रोफेसर नो को कॉल किया था, पर वो कॉल नहीं उठा रहे थे तो मैं उनके घर गया था, पर वो घर पर नहीं थे। वापस लौटते वक्त मुझसे एक गाड़ी ठुक गई थी तो सब सेटल करके मैं यहाँ पर 10 बजे तक पहुँच गया था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो मर चुके हैं। क्या प्रोफेसर नो की किसी से दुश्मनी थी? ऐसा नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ ही अच्छे इंसान भी थे। अरे हियोन बस करो यार, देख नहीं रही हो ये बेचारा कितने शौक में है। तुम अब घर जाओ और आराम करो। ईसू उसकी काफी केयर कर रहा होता है। ठीक है, तुम घर जा सकते हो, हम बाद में स्टेशन में बात करेंगे। डोजुन के जाने के बाद ईसू हंसने लगता है और कहता है, यही बंदा मर्डरर है, पर तुम तो उसकी काफी केयर कर रहे थे। अरे वो बस मेरा प्लान था। तुम बुरी ऑफिसर बनी थी और मैं अच्छा ऑफिसर। अरे ये कोई मूवी नहीं है, पर मुझे तो अब तक सभी चीजें मूवी जैसी ही लगी है। हमने क्रिमिनल को चेज किया था, थोड़ा बहुत एक्शन भी किया था और इन्वेस्टिगेशन करके क्रिमिनल को पकड़ा भी था। हियोन मन में कहती है, कितना अनोइंग बंदा है ये। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। अरे मिस्टर ईसू, बड़े दिनों बाद देखे हैं आप। क्या इस दुनिया में तुम सबको जानते हो? अरे मैंने बताया था ना कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। इस लेडी का नाम हुआ जंग है, जो कि इस गैलरी की डायरेक्टर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस गैलरी में मर्डर हो गया है, वो भी उसी आर्टिस्ट का जिसका एग्जीबिशन था। पर इससे एग्जीबिशन काफी फेमस भी तो हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। टिकट्स काफी ज्यादा तेजी से बिकने लगे हैं, पर ये काफी सैड है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट की मौत हो गई है। क्या आप किसी को जानती है जो प्रोफेसर नो को मारना चाहते हो? ऐसे तो बहुत लोग होंगे। वो अपने गुस्से की वजह से काफी फेमस थे, पर उनके असिस्टेंट डोजुन ने बताया था कि प्रोफेसर नो तो काफी अच्छे और दयालु इंसान थे। वो कह भी क्या सकता है, उसकी जिंदगी प्रोफेसर नो पर डिपेंड थी। वो 10 सालों से उनके लिए काम कर रहा था, पर अब प्रोफेसर मर चुके हैं तो डोजुन के पास अब डिपेंड होने के लिए कोई नहीं है। क्या आपने हाल ही में प्रोफेसर नो में कोई चेंजेस दिखे थे? एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। एक हफ्ते पहले कोई प्रोफेसर नो के स्टूडियो में घुस गया था और उनके पेंटिंग पर रेड पेंट डालकर पेंटिंग खराब कर दिया था। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर नो की डेड बॉडी पर भी रेड पेंट मिला है। क्या आप जानती है कि वो किसने किया था? मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप पर थी, पर मैंने सुना कि प्रोफेसर नो ने अपराधी को बिना कोई पनिशमेंट के छोड़ दिया था, जबकि वो इस एग्जीबिशन की मेन पेंटिंग थी। हियोन चोई को फोन करती है और कहती है, प्रोफेसर नो के रिपोर्टिंग रिकॉर्ड्स चेक करो और पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज सिक्योर करो। वाजंग बताती है कि उसको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी, क्योंकि कल ही कैमराज रिप्लेस किया गया था। वाजंग ईसू से कहती है, उनकी एक पेंटिंग खरीद लो, क्योंकि पेंटिंग्स के प्राइस डबल होने वाले हैं। वाजंग से बात करने के बाद ईसू को भी उसके ऊपर शक होने लगता है, जिसके बाद हियोन ईसू को अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाने लगती है। हियोन ने गाड़ी में काफी कचरा फैला कर रखा होता है, जो कि ईसू को पसंद नहीं आता है। तुम गाड़ी को साफ नहीं रख सकती क्या? मैं क्रिमिनल्स को पकड़ने में इतना बिजी रहती हूँ कि गाड़ी साफ करने का टाइम ही नहीं मिलता है। अरे यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गाड़ी लेकर आना चाहिए था। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का मुश्किल काम करने। और ये काम क्या है? विक्टिम की फैमिली को उसकी मौत के बारे में बताना। फिर वो दोनों प्रोफेसर नो के घर आते हैं और उनकी वाइफ जो यंग से मिलते हैं। तो बताइए कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हियोन बताने लगती है तो ईसू कहता है, रुको मैं बताता हूँ, आप हैरान मत होइएगा। मुझे ये बताते हुए दुख है कि आपके पति पिछली रात को गुजर गए, पर जोयोंग को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या वो
हरामी मर गया, पर आज तो उसका एग्जीबिशन था, वैसे उसकी मौत कैसे हुई? जोयंग को इतना रिलैक्स देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। हियोन कहती है उनका मर्डर हुआ है, मुझे कोई हैरानी नहीं है कि उसको किसी ने मार दिया है, मुझे खुशी है कि अब तक मेरा उससे डिवोर्स नहीं हुआ है। तो आप लोग उसका ऑटोप्सी करने वाले हैं? तो हियोन हाँ कहती है, तो इसके लिए आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, सही कहा ना? मुझे हैंगओवर है तो मैं सोने जा रही हूँ, आप लोग जा सकते हैं। वो जाने लगती है तो हियोन पूछती है कि पिछली रात को 9 बजे वो कहाँ थी? आपको मुझ पे शक है क्या? अरे मैंने उसको नहीं मारा है, मेरे मन में उसके लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं बची है, मैं उस पे कब का गिव अप कर चुकी हूँ। हियोन फिर से पूछती है कि पिछली रात को वो कहाँ थी? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी लगभग रात के 2 बजे तक। जो यंग हियोन को अपने बॉयफ्रेंड का नंबर दे देती है ताकि वो उससे पूछ कर कंफर्म कर सके। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो ईसु कहता है ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं। असिस्टेंट जो कि उसके लिए सालों से काम कर रहा था, उसकी वाइफ जिसने अपने पति के मौत पर एक आंसू नहीं बहाया, और तीसरी डायरेक्टर जो कि प्रोफेसर की मौत के बाद एग्जीबिशन सक्सेस होने का उम्मीद कर रही है। नहीं, एक और है, एक मिस्ट्री मैन जिसने पेंट से उन पे अटैक किया था। केस काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, काफी मजा आने वाला है। तुम्हें लगता है कि ये मजेदार है? हाँ है, क्योंकि आज से पहले मैं इतना फोकस्ड कभी नहीं था। वैसे अभी मुझे जाना पड़ेगा। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे घर पर कुछ काम है। फिर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि एक घर के अंदर ईसु का सारा सामान रखवा रहे होते हैं, और सब कुछ हियोन की मॉम देख रही होती है। इसका मतलब ईसु अब हियोन के बगल वाले घर में ही रहने वाला है। हियोन की मॉम आकर हियोन के डैड को बताती है कि हमारे बगल वाले घर में कोई रहने आया है। फाइनली अब इतने सालों बाद उस घर में कोई आया है, पर हियोन के डैड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पार्क पता करके बताता है कि जो यंग सच में अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो लोग एक बार में गए थे पर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। उसके बॉयफ्रेंड जिनके ऊपर फ्रॉड के 7 केसेस दर्ज हैं। तभी वहाँ पर चोई आता है तो हियोन उसे पूछती है कि क्या उसको पेंट अटैक केस के बारे में कुछ पता चला? हाँ, किसी ने उनकी पेंटिंग डैमेज कर दी थी, पर जब पुलिस वहाँ पर पहुंची थी तो अपराधी वहाँ पर नहीं था, और प्रोफेसर नो ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। चोई सीसीटीवी फुटेज भी लेकर आया होता है, जो देखकर उनको पता चलता है कि जो प्रोफेसर नो की गैलरी गया था और पेंटिंग पर पेंट डाल दिया था वो एक फीमेल थी, पर फुटेज में उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। वहीं ईसु अपने घर आता है और सभी चीजों को अच्छे से देखने लगता है। जब वो छोटा था तो वो अपनी मॉम के साथ इसी घर में रहा करता था। ईसु से मिले हियोन की मॉम आती है और ईसु से पूछे बिना ही उसके घर के अंदर आकर घर देखने लगती है। वो ईसु से काफी सारी बातें करती है। उनको पता चलता है कि ईसु पहले यहीं पर रहा करता था। तुम वो घर देख रहे हो जिसका रूफ ब्लू है, वो मेरा घर है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या फिर तुम्हारा जब भी आने का मन करे तुम आ सकते हो। उनको कुछ काम याद आता है तो वो चली जाती है। उनसे बात करके ईसु को भी काफी अच्छा लगा। रात को सियोंगजू घर आता है तो अपनी मॉम से कहता है क्या आपने ईसु को घर से निकल जाने को कहा था? मैंने आपसे कहा था ना कि आप उसको परेशान मत कीजिए। उसकी मॉम रोने लग जाती है और कहती है मैं उसे परेशान क्यों न करूं? तुम जानते हो कि उसकी माँ की वजह से मुझे कितना सफर करना पड़ा है, तो तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे पास तुम्हारे अलावा है ही कौन? वो काफी ज्यादा रोने लगती है तो सियोंगजू उनको चुप कराने लगता है। ईसु के डैड को उनके सेक्रेटरी ने बता दिया है कि ईसु मूव आउट हो चुका है। वो ईसु को मैसेज करते हैं कि वापस उस घर में रहने आ जाओ। ईसु को उसके बचपन की मेमोरीज अच्छे से याद नहीं है। अगर वो इस घर में रहेगा तो उसकी मेमोरीज वापस आ सकती है, इसलिए उसके डैड नहीं चाहते हैं कि वो उस घर में रहे। ईसु को एक सपना आता है जिसमें वो डूब रहा होता है, तो डर की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। हियोन काम पर जाने के लिए निकल ही रही होती है तो बाहर एक गाड़ी देखती है। अरे ये गाड़ी तो जानी पहचानी लग रही है। तभी ईसु घर से बाहर आता है तो एक दूसरे को देखकर वो शॉक दे जाते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पिछले 10 सालों से रह रही हूँ। मैं जब पैदा हुआ था तभी से यहाँ मेरा घर है। क्या तुम उस ब्लू रूफ वाले घर में रहती हो? तुम्हारी ही मॉम विलेज की मास्टर है ना? तुम मेरी मॉम से मिल चुके हो। तुम्हारी मॉम बहुत ही नर्म दिल की और काइंड है, पर तुम उनके जैसी बिल्कुल नहीं हो। हियोन की गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको ईसु के साथ जाना पड़ता है। वो दोनों डोजुन से मिलने आते हैं। मैं कल तुम्हें रीच नहीं कर पाई थी, तुम कहाँ थे? मैं घर चला गया था और सो गया था। मैं कुछ देर पहले ही यहाँ आया हूँ। ईसु उसका हालचाल पूछता है कि वो ठीक तो है ना? हमें गैलरी की डायरेक्टर से पता चला कि 1 हफ्ते पहले कोई इंसिडेंट हुआ था। एक औरत आई थी। वो पेंटिंग दिखाता है जिस पे उस औरत ने पेंट डाल दिया था। यहाँ पर एक कैमरा है जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हुई थी। वो उन दोनों को रिकॉर्डिंग दिखाता है। उस औरत ने पेंटिंग पर पेंट डाल दिया था और कह रही थी कि तुम इसे रिवील नहीं कर सकते, तुम एक मर्डरर हो। क्या तुम इस औरत को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। वही पार्क ऑटोप्सी रिजल्ट जानने आया होता है। जीवन बताती है कि प्रोफेसर नो की मौत ऑर्गेन डैमेज और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई थी। उनको 3 बार चाकू मारा गया था। वो पार्क को पीछे घूमने को कहती है। यहाँ पर और यहाँ पर चाकू मारा गया था। फिर वो उसको सामने घूमने को कहती है और यहाँ पर सबसे गहरा चाकू मारा गया था जिससे मौत हुई थी। क्रिमिनल पहले उसको जान से मारने से हिचकिचाया था, जिस वजह से पीठ पर ज्यादा गहरे जख्म नहीं है। जब विक्टिम घुमा होगा तो उसके पेट में जोर से चाकू मारा गया होगा। विक्टिम के नाखून में कुछ मिला था जो कि वो पार्क को दे देती है। जीवन पार्क के बहुत करीब आकर सारी बातें बता रही थी जिससे उसके
होश उड़े पड़े होते हैं। क्या मर्डरर फीमेल हो सकती है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। हियोन और ईसू उसी औरत से मिलने आते हैं जिसने प्रोफेसर नो की पेंटिंग खराब की थी। उस औरत का नाम ओ ग्यांग है। हियोन उनको बताती है कि प्रोफेसर नो का मर्डर हो गया है, जिससे वो हैरान रह जाती है और कहती है, मुझे इस पर यकीन तो नहीं था, पर अब लगता है कि भगवान सच में होते हैं। उसको उसके किए की सजा मिली है क्योंकि उसने मेरी बेटी को मारा था। फिर वो उन दोनों को अपने घर लेकर आती है और अपनी बेटी की पेंटिंग दिखाती है और वो पेंटिंग सेम टू सेम प्रोफेसर नो की पेंटिंग की तरह होती है। उसने मेरी बेटी के पेंटिंग चुराए थे। वो मेरी बेटी का एकेडमिक एडवाइजर था। मेरी बेटी के ग्रेजुएशन एग्जीबिशन के लिए वो उसकी मदद करने का नाटक कर रहा था और उसने मेरी बेटी का पेंटिंग कॉपी कर लिया। तो आपने क्या किया? मुझसे जो हो सकता था मैंने सब किया। उसके ऊपर केस भी किया था, पर किसी ने भी मेरी बेटी की बातों पर यकीन नहीं किया। उसने कहा था कि वो मेरी बेटी को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज देगा, तो मैंने केस वापस ले लिया था, पर बाद में उसने ही मेरी बेटी पर केस कर दिया कि मेरी बेटी ने उसकी पेंटिंग कॉपी की है। इन सभी चीजों की वजह से मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई थी और 1 साल पहले ही वो मर चुकी है। मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि प्रोफेसर उस पेंटिंग को अपने एग्जीबिशन में रखने वाला है। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया था, तो मैंने वहाँ जाकर उस पेंटिंग पर पेंट डालकर उसे खराब कर दिया था। 2 दिन पहले रात के 10 बजे आप कहाँ थी? मैं 12 बजे तक सोना में काम कर रही थी। उनसे बात करने के बाद जब वो जा रहे होते हैं तो ईसू कहता है, मैं उनसे रिलेट कर सकता हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने मर्डर ना किया हो। अगले सीन में सभी स्टेशन में केस को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पार्क आता है और हियोन को ऑटोप्सी रिजल्ट देता है। जीवोन ने उसको जो कुछ भी बताया था पार्क सभी बातें बताता है। हियोन पार्क को प्रोफेसर नो की वाइफ के बॉयफ्रेंड जिनक्यू पर नजर रखने को कहती है, तो वो अपने काम पर लग जाता है। जिनक्यू एक लड़की के साथ शॉपिंग करने आया होता है, तो जिनक्यू के जाने के बाद पार्क उस लड़की से बात करने आता है। वो लड़की बताती है कि जिनक्यू बिजनेस शुरू करने वाला है। अब किस तरह का बिजनेस है मुझे नहीं पता है, पर उसने बताया था कि उसको इन्वेस्टर मिल गया है। वहीं ईसू डोजुन से मिलने आता है। क्या तुम्हें डायरेक्टर ने कॉल नहीं किया था? मैंने वो पेंटिंग खरीद लिया है। डोजुन डायरेक्टर को फोन करके कंफर्म कर लेता है। ईसू वहाँ पर 2 पेंटिंग्स देखता है तो पूछता है, क्या ये भी प्रोफेसर नो ने बनाया था? नहीं, वो मैंने बनाया है। ईसू के सपने में एक पेंटिंग दिखती रहती है जिसके बारे में वो डोजुन को बताता है और पूछता है कि क्या उसने ऐसी पेंटिंग कहीं देखी है? तो डोजुन बताता है कि उसने नहीं देखी है। ईसू पेंटिंग लेकर घर आता है तो उसका गेट खुला ही रह जाता है। हियोन घर पहुंचती है तो उसको ईसू का कॉल आता है। वो कहता है, जल्दी से मेरे घर आओ, ये बहुत अर्जेंट है। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। हियोन उसका गेट खुला देखती है तो अपना स्टिक निकाल लेती है और घर के अंदर जाती है। ईसू डर के मारे सोफे पर पेंटिंग के पीछे छुपकर बैठा होता है। हियोन पूछती है कि हुआ क्या है? अरे यार, मेरे घर में एक चूहा है, मुझे चूहों से बहुत ज्यादा डर लगता है। हियोन को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसको लगा था कि कुछ बहुत सीरियस है। हियोन जाने लगती है तो ईसू उसको रुकने को कहता है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत जाओ। ईसू अपने घर के अंदर टेंट लगाने लगता है। क्या तुम इसके अंदर सोने वाले हो? हाँ, क्योंकि ये सेफ है, चूहा यहाँ नहीं आ पाएगा। हियोन ईसू के बेडरूम में उसकी मॉम की फोटो देखती है। क्या तुम सच में यहाँ रहते थे? हाँ, मैं अपनी मॉम के साथ रहता था। जब मैं 7 साल का था तब वो गुजर गई थी, जिसके बाद ही मुझे पता चला था कि मैं हांसू ग्रुप के चेयरमैन का बेटा हूँ। हियोन समझ जाती है कि वो बचपन से ही अमीर नहीं था। वो पूछती है कि उसकी मॉम को क्या हुआ था? शायद उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, मुझे तो अब ठीक से याद भी नहीं है, पर मैं अब इस घर में वापस आ गया हूँ तो मुझे धीरे धीरे बचपन की सभी अच्छी मेमोरीज याद आ जाएगी। ईसू टेंट लगा लेता है तो हियोन चली जाती है। अगले दिन हियोन अपनी गाड़ी ठीक करती है, तभी उसको ईसू का मैसेज आता है कि वो काम पर लेट से आएगा, तो हियोन काम पर चली जाती है। पार्क स्टेशन में जिनक्यू से पूछताछ कर रहा होता है, तुम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, सही कहा ना? अरे ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ये बस साइडलाइन बिजनेस है। मैंने सुना है कि तुम्हें इन्वेस्टर भी मिल गया है। वही हियोन जोयंग से पूछताछ कर रही होती है, हाल ही में जिनक्यू ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुमसे पैसे मांगे थे, सही कहा ना? हाँ, उसने मांगे थे 2 बिलियन वॉन। क्या इत्तेफाक है ना, प्रोफेसर नो के डेथ बेनिफिट्स तुम्हें मिलेंगे जो कि 2 बिलियन है। क्या सच में? मुझे ये नहीं पता था। तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है, तो 2 बिलियन का बंदोबस्त करना, वो भी इतनी जल्दी, काफी मुश्किल है। पर तुम्हारे पास अपने बॉयफ्रेंड को देने के लिए पैसे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ। मैं उसको इतना भी लाइक नहीं करती हूँ कि उसको 2 बिलियन दे दूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि डेथ बेनिफिट्स पाने के लिए मैंने अपने पति को मारा है तो तुम गलत हो, बल्कि तुम्हें डोजुन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि उसके पास मर्डर करने के लिए मोटिव था। पर वो क्यों प्रोफेसर को मारेगा? प्रोफेसर तो डेब्यू करने में उसकी मदद करने वाले थे, वही तो उसने मदद की ही नहीं थी, बल्कि डोजुन को 10 साल तक अपना नौकर बनाकर रखा था और शायद इसीलिए डोजुन सीक्रेटली अब्रॉड में पढ़ने की तैयारी कर रहा था। पूछताछ खत्म होने के बाद जो यंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। वहीं ईसू घर पे पेंटिंग देख रहा होता है क्योंकि पेंटिंग कॉर्नर पर डैमेज हो चुकी है। ईसू देखता है कि वहाँ पर कुछ लिखा है, तो ईसू उस पेंटिंग को चेक कराने आता है, तो उसको पता चलता है कि उस पेंटिंग के पीछे एक और पेंटिंग है जिस पे आर्टिस्ट का साइन है। ईसू सोच में पड़ जाता है कि प्रोफेसर नो ने पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग क्यों बनाया था। फिर ईसू डोजुन से मिलने आता है और कहता है, मैंने जो पेंटिंग खरीदा था उसमें कुछ प्रॉब्लम है। वही हियोन एक लेडी से मिलने आई होती है, उसको
डोजुन के बारे में कुछ पता चलता है। चोई को भी डोजुन के बारे में कुछ पता चलता है तो वो फोन करके सब कुछ हियोन को बता देता है। ईसू डोजुन से कहता है, जब मैं पेंटिंग दीवार पर टांग रहा था तो पेंटिंग मुझसे गिर गया था। मुझे डैमेज्ड एरिया में डिफरेंट कलर दिखा, इसलिए मैंने इस पेंटिंग का एक्सरे करवाया। फिर मुझे इसके बारे में पता चला। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर प्रोफेसर नो के पेंटिंग में तुम्हारा सिग्नेचर क्यों छुपा हुआ था। तभी डोजुन एक कप से ईसू के सिर पर मारता है। हियोन को चोई का कॉल आता है। सीसीटीवी फुटेज में हमने उस लेडी के पास जो स्कार्फ देखा था वो डोजुन ने खरीदा था। मैंने अभी सेलर से बात करके कंफर्म किया है। मुझे पता करके बताओ कि डोजुन अभी कहाँ पर है। डोजुन को लगता है कि वो बेहोश हो गया है, पर ऐसा नहीं होता है। ईसू तभी खड़ा हो जाता है और उसको कप नीचे रखने को कहता है। देखो, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता, इसलिए मेरी बात मान लो। पर डोजुन उस पे हमला करता है तो ईसू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको नीचे गिरा देता है। चलो अब बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। डोजुन कहता है, पिछले 10 सालों से मैं प्रोफेसर के लिए पेंटिंग बना रहा था और उसमें अपना सिग्नेचर छुपा दिया करता था। प्रोफेसर नो की सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं। वो मेरी पेंटिंग्स का इस्तेमाल करके इतना फेमस आर्टिस्ट बन गया। उसने मुझसे अपने बीबी के काम भी करवाए और उसके ही कहने पर मैंने अपने कलीग का पेंटिंग चुराया था, जिसकी वजह से वो मर गई। मैं इन चीजों से थक गया था तो मैंने अब्रॉड पढ़ने जाने के लिए अप्लाई किया था, पर प्रोफेसर नो ने एजेंसी को कॉल करके मेरे बारे में गलत सलत बोल दिया था, जिसकी वजह से मैं अब्रॉड पढ़ने नहीं जा पाया। एक ग्रेट आर्टिस्ट बनने के लिए मैंने खुद को रोक रखा था, पर अब सब खत्म हो गया। ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मेरे मन में आर्टिस्ट के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। पर तुम सक्सेस होने के लिए प्रोफेसर नो का इस्तेमाल कर रहे थे, पर खुद ही उनके चंगुल में फंस गए, इसलिए तुमने उनको मार दिया। वो पेंटिंग तुम्हारा कैसे हो सकता है? वो पेंटिंग्स इसलिए फेमस हुई क्योंकि वो प्रोफेसर नो के नाम से पब्लिश हुआ था। तुम उनके नाम के पीछे छिपे रहे और पेंटिंग्स में सीक्रेटली अपना सिग्नेचर डालते रहे। ये कितना पैथेटिक है। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम कुछ भी कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकता। तुम इस तरह 10 साल से जी रहे थे, जबकि तुम्हारे पास टैलेंट और सक्सेसफुल बनने का मौका था। तुमने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद की है, इसलिए तुम्हें दूसरों को ब्लेम करने का कोई हक नहीं है। चलो अब खड़े हो जाओ। इस वक्त मेरे पास हथकड़ी नहीं है तो भागने की सोचना भी मत। पर तभी डोजुन कप का टुकड़ा लेता है और खुद को स्टैब कर लेता है। ईसू उसके पास आकर टुकड़ा निकालता है और खून रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ पर हियोन आ जाती है और ईसू को यहाँ देखकर हैरान रह जाती है। तुम यहाँ पर क्यों हो और यहाँ चल क्या रहा है? इसने खुद को स्टैब कर लिया है, हटो यहाँ से। फिर वो खून रोकने लगती है। कुछ देर में वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और डोजुन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पार्क ईसू को देखकर कहता है, रुको, मैं जरा उस गधे को डिसिप्लिन सिखा कर आता हूँ, उससे मैं बात कर लूंगी। तुम एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल जाओ। पार्क के जाने के बाद हियोन ईसू के पास आती है। तुम यहाँ पर क्यों थे? मैंने प्रोफेसर नो की एक पेंटिंग खरीदी थी जिसमें मुझे कुछ बहुत ही अजीब मिला था, तो मैंने पेंटिंग का एक्सरे करवाया था, तो मुझे उसमें एक सिग्नेचर मिला जो कि मैंने यहाँ पर देखा था, तो मैं उसी के बारे में पता करने के लिए यहाँ आया था। मुझे ये बताओ कि डोजुन ने खुद को स्टैब कैसे कर लिया? उसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी बताई थी, जिसके बाद मैंने उसको डांट दिया था। क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि मुझे भी चोट लगी है? उसने पहले मुझ पर अटैक किया था। मुझे पता था कि तुम इमेच्योर और रूड हो, पर अब मुझे समझ आया है कि तुम उससे भी गए गुजरे हो। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मुझे थोड़ी ना पता था कि वो ऐसा कुछ कर लेगा। हमने क्रिमिनल को पकड़ा है और उसका जख्म इतना भी गहरा नहीं है। कोई घायल हो गया है और तुम्हें ये मजाक लग रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक ऑफिसर को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। पुलिस का काम अकेले का नहीं होता है, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होता है। पर तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसती ही नहीं है। मेरे पास कोई पावर नहीं है जिससे मैं तुम्हें निकाल भी नहीं सकती, क्योंकि तुम पुलिस पर बोझ हो। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि इलेक्शन के बाद तुम चले जाओगे। हियोन उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। उसकी बातों से ईसू को काफी बुरा लगता है। ईसू घर आ जाता है और हियोन ने जो कुछ भी कहा था उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती है। वही हियोन कमिश्नर से मिलने आती है तो वो हियोन पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। तुम ठीक से काम नहीं कर सकती क्या? हमेशा परेशानी खड़ी करती रहती हो। तुम ईसू का ध्यान भी नहीं रख सकती क्या? अगर आज ईसू को कुछ हो जाता, अगर वो मरवर जाता, तो जानती भी हो कि इसके बाद क्या होता। हियोन माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, तो वो बस माफी मांगती है। कमिश्नर को कहीं जाना है तो वो चले जाते हैं। चीफ कहते हैं तुम दूसरे स्टेशन में चली जाओ, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही परेशानी खड़ी कर रही हो। पर मैं ऐसा नहीं करने वाली। तुम जानती हो कि मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करता हूँ, सही कहा ना? तुम किस बैकग्राउंड से आई हो तुम इसे छुपा नहीं सकती। मेरे डैड को फंसाया गया था, आपको उनको लेकर गलतफहमी है। आप मेरे डैड को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपके सीनियर जो थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी साइड लेना बंद कर दो और जो सच है उसे एक्सेप्ट कर लो। अगले दिन ईसू सोकर उठता है तो उसका सिर दर्द कर रहा होता है, तो मिस्टर किम उसको चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल चलने को कहते हैं। ईसू बताता है कि वो ठीक है, पर मिस्टर किम उसकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि उसको चलना ही पड़ेगा। वही हियोन और पार्क डोजुन से मिलने हॉस्पिटल आए होते हैं। डोजुन कहता है उस रात को मैं पीछे के दरवाजे से गैलरी के अंदर गया था, क्योंकि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी कैमराज नहीं थे। प्रोफेसर नो पेंटिंग्स देख रहे थे, तो पीछे से मैंने उनके पीठ पर चाकू मारा था, और इस वजह से मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं वहाँ से भाग गया था। बस इतना ही। तो उनके डेड बॉडी
बॉडी पर पेंट किसने डाला था? वो मैं नहीं था। अगले दिन मैं वापस गैलरी गया था ताकि उनसे माफी मांग सकूं और रिवील कर सकूं कि सारी पेंटिंग्स मेरी है, पर वो गैलरी में मरे पड़े थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतना ज्यादा परेशान था कि मुझसे एक गाड़ी ठुक गई थी। फिर मुझे पेंट अटैक केस के बारे में याद आया। मैंने उनको इतना भी गहरा चाकू नहीं मारा था कि उससे उनकी मौत हो जाए। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आया कि मिस गियोंग ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उनको मार दिया है, इसलिए तुम गैलरी वापस आए थे ताकि मिस गियोंग को फंसा सको। तो डो जुन हाँ कहता है। हमारा अंदाजा थोड़ा अलग है। हमें लगता है कि तुम मिस गियोंग के भेष में गैलरी में गए थे और प्रोफेसर को मार दिया था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था। तो फिर मिस गियोंग के पास जैसा स्कार्फ है, तुमने वैसा ही स्कार्फ क्यों खरीदा था? डोजुन बताता है कि उसको वो स्कार्फ प्रोफेसर की वाइफ जोयंग ने खरीदने को कहा था। ये जानकर हियोन हैरान रह जाती है। अगर तुमने प्रोफेसर को नहीं मारा है तो तुमने खुद को स्टैब क्यों किया था? क्योंकि मैंने प्रोफेसर को चाकू मारा था। मैंने उनको जान से नहीं मारा है, पर फंसूंगा तो मैं ही ना। अगले सीन में सभी लोग स्टेशन में केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। चोई कहता है, तो क्या इसका मतलब जोयंग अपराधी है? जोयंग को पता था कि किस दिन गैलरी के कैमराज रिप्लेस होंगे। उसने पूरा प्लान बनाया होगा। उसने डोजुन से स्कार्फ खरीदवाया, फिर मिस गियोंग के भेष में गैलरी के अंदर गई थी और जानबूझकर कैमरा में आई थी, पर खुद का चेहरा नहीं दिखाया था। पर उसको कोई अंदाजा नहीं था कि डोजुन ने पहले ही प्रोफेसर को चाकू मार दिया है। प्रोफेसर ने सारी बात अपनी वाइफ को बताया होगा कि उसको डोजुन ने चाकू मारा है और हॉस्पिटल ले चलने को कहा होगा। प्रोफेसर उस वक्त ऑलरेडी जख्मी था, तो जोयंग ने मौके का फायदा उठाया और प्रोफेसर को जान से मार दिया। पर ये प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। डोजुन इकलौता गवाह है, पर वो खुद एक सस्पेक्ट है। तो हम क्या करें? चलो जोयंग को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वहीं ईसु हॉस्पिटल आकर चेकअप करवाता है। मिस्टर किम उसको बताते हैं कि रिजल्ट में सब कुछ नॉर्मल आया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं ठीक हूँ। चेयरमैन को तुम्हारी चिंता थी। लगता है कि वो मेयर बनने के लिए काफी डेस्परेट हैं। शायद इसीलिए दिखावा कर रहे हैं कि वो अच्छे पिता भी हैं। मुझे अभी जाना होगा। मैं एक मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में काफी बिजी हूँ। मिस्टर किम पूछते हैं कि पुलिस ऑफिसर का काम करने में कैसा लग रहा है। ईसु बताता है कि उसको काफी मजा आ रहा है, फिर वो चला जाता है। मिस्टर किम चेयरमैन को फोन करके बता देते हैं कि ईसु की हेल्थ कंडीशन बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ईसु का चेकअप करवाने के लिए चेयरमैन ने मिस्टर किम से कहा था। रात को ईसु चोई को डिनर कराने के लिए काफी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? आखिर हियोन मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि कल तुम बिना रिपोर्ट किए अकेले काम कर रहे थे। मैं तो वहाँ बस डोजुन से कुछ पूछने गया था। तुम्हें हर चीज रिपोर्ट करनी होगी जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो। इन्वेस्टिगेट कैसे करना है वो हियोन डिसाइड करती है, इसलिए तुम्हें पहले हियोन को बता देना चाहिए था। ईसु को याद आता है कि हियोन ने उससे कहा था, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले पहले मुझे रिपोर्ट करना, कुछ भी अकेले मत करना। सस्पेक्ट इंजर्ड था, इसके लिए हियोन को पनिशमेंट भी मिल सकती है। अरे उसने खुद को स्टैब किया था, तो हियोन को सजा क्यों मिलेगी? क्योंकि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम करती है और सुपीरियर्स हियोन से नफरत भी करते हैं। पर ऐसा क्यों? वो अब तक की सबसे यंगेस्ट इंस्पेक्टर है ना। हाँ, तुम सही हो। उसने बस 3 सालों में 34 केसेस सॉल्व किए हैं, पर उसके पीछे एक स्टोरी है। कैसी स्टोरी? मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता। जब तुम दोनों क्लोज हो जाओ तुम खुद ही उसे पूछ लेना। ईसु चोई को काफी महंगी वाइन पिलाता है। वो काफी ज्यादा पी लेता है, तो नशे में वो खुद ही बताने लगता है। हियोन के डैड ने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए 30 सालों तक काम किया था। उन्होंने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए थे, पर अपने रिटायरमेंट के कुछ ही महीने पहले वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारा कैश था, इस वजह से उनको डिसमिस कर दिया गया था। हियोन सब कुछ अपने मन में दबाकर जैसे तैसे मैनेज कर रही है। सुपीरियर्स उससे नफरत करते हैं और लोग उसके बारे में गलत सलत बोलते रहते हैं। वो इतनी यंग एज में टीम लीडर बन गई, इससे कुछ लोग हैं जो कि जलते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद ईसु को हियोन के लिए थोड़ा बुरा लगता है। चोई उसको ये भी बता देता है कि प्रोफेसर को उसकी वाइफ जोयंग ने मारा है, पर उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। डोजुन को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे वो काफी हैरान होता है। तभी वहाँ पर ईसु आता है और उसका हालचाल पूछता है। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सारा बिल पे कर दूंगा। क्या तुम यहाँ माफी मांगने आए हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, तो मैं माफी नहीं मांगने वाला। फिजिकल और मेंटल डैमेज के लिए तुम मुझसे कंपनसेशन मांग सकते हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। उन पैसों से तुम अब्रॉड में स्टडी करने भी जा सकते हो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो जेल जाने वाला हूँ। तुम्हारी वजह से प्रोफेसर की जान नहीं गई थी। अगर तुम एक सिंसियर अपॉलॉजी लेटर लिखोगे तो जज तुम्हें कम से कम सजा दे सकते हैं। क्या प्रोफेसर की वाइफ अपराधी है? लग तो ऐसा ही रहा है, पर हमारे पास एविडेंस नहीं है। डोजुन थोड़ा सोचता है और कहता है, क्या तुम्हें प्रोफेसर के कपड़ों में कोई चाबी मिली थी? ये सुनकर ईसु सोच में पड़ जाता है। वही हियोन कन्वीनियंस स्टोर से बियर खरीदने आई होती है। तभी उसको ईसु का कॉल आता है, पर वो ईसु से गुस्सा है इसलिए फोन नहीं उठाती है। हियोन घर आकर ड्रिंक करने लगती है। उसको ईसु मैसेज करता है कि मुझे कुछ पता चला है, पर वो अपना फोन चेक ही नहीं करती है और सो जाती है। अगले दिन वो काफी लेट से उठती है, तो जल्दी से फ्रेश होकर ऑफिस जाने लगती है। उसकी मॉम उसको ब्रेकफास्ट करने को कहती है। वो जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खाती है और जाने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है, जाते वक्त ये किमची हमारे नए पड़ोसी को दे देना। मैं ये नहीं करने वाली। क्या आपको पता नहीं
ही है कि वो लड़का कौन है। देखिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या वो बहुत अमीर या फिर बहुत फेमस है? अरे मॉम, सीरियल्स छोड़कर कभी कभार न्यूज भी देख लिया करिए। हियोन ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी में आकर बैठती है, तभी यीशु भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो हियोन के लिए कॉफी भी लेकर आया होता है। कल मैं तुम्हें रीच नहीं कर पाया था, तो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? बको, क्यों कॉल किया था? मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे हम जोयंग को अरेस्ट कर सकते हैं। मैं कल डोजुन से मिलने गया था। ये जानकर हियोन गुस्से में कहती है, तुम उससे मिलने क्यों गए थे? देखो, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं गया था, मैं बस देखने गया था कि वो ठीक है कि नहीं। उसने मुझे बताया कि प्रोफेसर हमेशा अपने साथ एक चाबी कैरी करते थे, जो कि उनके प्राइवेट बैंक लॉकर की चाबी है। जोयंग ने एक बार वो चाबी चुराने के लिए डोजुन से कहा था, पर हमें सीन पर तो कोई चाबी नहीं मिला था, क्योंकि प्रोफेसर को मारने के बाद चाबी जोयंग ने ले लिया था। इस वजह से हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। पर हियोन अभी भी यीशु से गुस्सा है, तो वो कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब से कुछ भी करने से पहले मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो यीशु हाँ कहता है। हियोन यीशु का लाया हुआ कॉफी पी लेती है, जिससे वो समझ जाता है कि हियोन अब गुस्सा नहीं है। हियोन जोयंग से मिलने आती है और कहती है, स्कॉलरशिप कैंसिल होने के बाद डोजू ने प्लान बनाया और मिस गियोंग के भेष में जाकर उसने प्रोफेसर को मार दिया। हमें एविडेंस मिल गया है कि मिस गियोंग के पास जैसा स्कार्फ था, उसने वैसा ही स्कार्फ खरीदा था। मैंने ऐसा सुना कि उसने खुद को स्टैब कर लिया था। हाँ, जब उसको अरेस्ट किया गया था उसने ये तब किया था और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। हियोन की ये बात झूठ है। उसका प्लान है कि डोजुन के मौत के बारे में सुनकर वो कोई गलती करे और एविडेंस के साथ पकड़ी जाए। डोजुन मर गया है और पुलिस को लगता है कि प्रोफेसर को डोजुन नहीं मारा था। ये सोचकर जोयंग को लगता है कि वो अब सेफ है, तो वो जिनक्यू को फोन करके डोजुन के मौत के बारे में बताती है और उसको बैंक आने को कहती है। यीशु उस बैंक में आता है जहाँ पर प्रोफेसर का प्राइवेट लॉकर है। वो वहाँ के मैनेजर से बात करके जोयंग को पकड़ने का प्लान बनाता है और जब जोयंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रोफेसर नो के लॉकर से सारे पैसे निकालने आती है, तो उसको रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। चाबी पर हियोन लुमिनल स्प्रे करती है, तो उस पर प्रोफेसर के खून के धब्बे होते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि प्रोफेसर को मारने के बाद जोयंग ने वो चाबी ले ली थी। प्रोफेसर नो को मारने में उसका बॉयफ्रेंड जिनक्यू भी शामिल था, तो जोयंग के साथ उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके कुछ दिन बाद मिस गियोंग की बेटी जो मर चुकी है, यीशु उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाता है और उसकी सारी पेंटिंग्स गैलरी में रखवाकर उसका एग्जीबिशन करवाता है और एग्जीबिशन बहुत अच्छा जाता है। मिस गियोंग यीशु को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बेटी का काम लोगों के सामने आ पाया। इस एग्जीबिशन के बारे में हियोन को पता चलता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहती है, चलो इस गधे ने कोई तो अच्छा काम किया। रात को यीशु घर आता है तो उससे मिलने सियोंगजो आया होता है। वो अपने भाई को घर के अंदर लेकर आता है और कॉफी बनाकर उसको पीने के लिए देता है। सियोंगजो से कहता है, तुम मेरे घर के बगल वाले घर में शिफ्ट हो जाओ, मैंने वो तुम्हारे लिए खरीद लिया है, पर मुझे ये घर काफी पसंद है। ये घर तुम्हें सूट नहीं करता है, ये काफी छोटा और अनकंफर्टेबल है, पर डिटेक्टिव यीशु को ये घर बहुत अच्छे से सूट करता है, इसलिए मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। वो दोनों एक दूसरे से और भी काफी सारी बातें करते हैं। यीशु पुलिस ऑफिसर का काम कर रहा है और केसेस सॉल्व कर रहा है। इससे उसके डैड की इमेज अब ठीक हो रही है। उसके डैड को यह भी पता चलता है कि एग्जीबिशन रखकर यीशु ने किसी की मदद की है। अगले दिन यीशु सोकर उठता है तो उसके यार्ड में एक पेड़ होता है, वो उसको देखने लगता है। तभी हियोन के डैड साइकिलिंग करके वापस आते हैं तो यीशु को देखते हैं, पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। क्या ये मरा नहीं है? अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो ये सच में मर जाएगा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हियोन के डैड अपने घर से पेस्टिसाइड लेकर आते हैं और पेड़ पर स्प्रे करने लगते हैं। यीशु समझ जाता है कि ये हियोन के डैड हैं, तो वो कहता है, मैं हियोन के साथ काम करता हूँ। हाँ मुझे पता है, उसने बताया था। यीशु उनको बताता है कि बचपन में उसी ने ये पेड़ लगाया था। वो बचपन में अपनी मॉम के साथ यहीं पर रहता था। ये जानकर उनको पास्ट की बात याद आती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो यीशु से पास्ट में मिल चुके हैं। जिसके बाद हम हियोन को देखते हैं जो कि काम पर जाने के लिए निकल रही होती है, तो उसकी मॉम कहती है, वो किमची का डब्बा हमारे पड़ोसी को दे देना। तो इस बार हियोन देने आ जाती है। इसे पकड़ो, मेरी मॉम ने भेजा है, मेरी तरफ से एक एडवाइस है, इसे मत खाना क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नमक है। यीशु जल्दी से किमची घर में रख देता है और हियोन के साथ ऑफिस जाने लगता है। हियोन ने गाड़ी अच्छे से साफ कर दी है, जिससे यीशु उसकी तारीफ करता है। वैसे आज सुबह मैं तुम्हारे डैड से मिला था और उन्होंने मेरी मदद भी की थी। ये सुनकर हियोन हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके डैड बस कभी कभार ही बाहर आते हैं और लोगों से ना के बराबर बात करते हैं। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे क्या तुमने एग्जीबिशन के बारे में सुना जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था? अब हियोन को पता है, पर यीशु को परेशान करने के लिए वो कहती है, मुझे नहीं पता है, तुम किस एग्जीबिशन के बारे में बात कर रहे हो? अरे कैसी कॉप हो तुम, न्यूज नहीं देखती हो क्या? इसके बारे में तो आर्टिकल भी छपा है। हियोन उसके मजे ले रही होती है और मन ही मन हंस रही होती है। जब वो दोनों स्टेशन पहुंचते हैं तो पार्क बताता है कि उनबू डोंग में एक डेड बॉडी मिली है, तो चलो वहाँ चलते हैं। जाते वक्त पार्क यीशु को घूर कर देखता है, तो यीशु चोई से पूछता है कि ये पार्क हमेशा मुझे इस तरह घूरता क्यों रहता है? क्योंकि वो तुमसे नफरत करता है। अच्छा ऐसा है, मैं भी उससे नफरत करता हूँ। फिर वो सभी लोग क्राइम सीन पर आ जाते हैं। हियोन यीशु और चोई से कहती है, नेबर्स से पूछताछ करो और पता करो कि उन्होंने कुछ भी सस्पिशियस देखा था क्या? तो वो दोनों अपने काम पर
पर लग जाते हैं। हम देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी की मौत हुई है और फोरेंसिक टीम अपना काम कर रही है। पार्क और हियोन घर की अच्छे से छानबीन करते हैं। विक्टिम की पोती आती है तो हियोन उससे बात करती है। हियोन को पता चलता है कि विक्टिम मिस्टर कैंग अकेले रहते थे, तो उनकी पोती हफ्ते में कई दिन उनसे मिलने आती रहती थी। कल वो उनसे मिलने आने वाली थी पर कुछ काम की वजह से नहीं आ पाई थी, पर आज जब वो आई तो उसके दादाजी मरे पड़े थे। हियोन पूछती है कि मिस्टर कैंग को कोई बीमारी थी क्या, तो मिस्टर कैंग की पोती बताती है कि उनको हाइपरटेंशन और आर्थराइटिस था, पर इसके अलावा वो बिल्कुल हेल्दी थे। उनकी डेली रूटीन क्या थी, वो सिर्फ चर्च जाते थे और मुश्किल से ही घर से बाहर निकलते थे। अभी फिलहाल हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ था। मिस्टर कैंग की पोती काफी रोने लगती है और काफी पछता रही होती है कि काश वो कल ही आ गई होती, तो हियोन उसको कंफर्ट कराती है। पार्क जीवन से पूछता है कि उसको कुछ पता चला क्या। इनके गले में राइस केक अटका हुआ था, तो सांस न आने की वजह से शायद जान गई है। वैसे तुम भी अकेले ही रहते हो ना, तुम कहाँ रहते हो? मैं हमारे स्टेशन के पास में ही रहता हूँ, मैं भी वहीं आसपास ही रहती हूँ। जीवन उसके साथ फ्लर्ट कर रही है पर वो समझ नहीं रहा है। तभी वहाँ पर हियोन आती है और पूछती है कुछ मिला क्या? कुछ खास नहीं मिला, ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा जिससे पता चले कि घर में कोई जबरदस्ती घुसा था। उनके वॉलेट में से पैसे भी चोरी नहीं हुए हैं, घर में से कोई भी सामान गायब नहीं है, जिससे उनको लगता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। ईसू और चोय आकर बताते हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं चला। विक्टिम का अपने नेबर से कोई कनेक्शन नहीं था, जिसके बाद वो सभी स्टेशन आ जाते हैं। ईसू बैठे बैठे ही सो गया होता है और जब उसकी नींद खुलती है तो ऑफिस में कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर कैंग की पोती आती है। वो हियोन को कुछ बताने आई होती है पर वो ऑफिस में नहीं होती है, तो ईसू को बता देती है। जब वो तीनों वापस आते हैं तो ईसू कहता है ये एक मर्डर केस है। यहाँ पर मिस्टर कैंग की पोती आई थी, उसने मुझे बताया कि उसके दादाजी राइस केक नहीं खाते थे, उनको राइस केक से एलर्जी थी। उसने मुझे ये फोटो दिया और बताया कि उसके घर से ये गायब है, जो कि कोरिया का सील है। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर ग्रेट सील एक प्राइवेट घर में कैसे हो सकता है, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है। अरे मिस्टर कैंग ने अपनी पोती को बताया था कि वो रियल ग्रेट सील है, और वो लोग इस पे यकीन नहीं करते हैं। तो फिर घर से ये चीज मिसिंग क्यों है? शायद वो टूट गया होगा तो उन्होंने फेंक दिया होगा या किसी को दे दिया होगा। उनकी पोती उनके साथ नहीं रहती थी तो उसको ये पता नहीं होगा, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई घर में घुसा होगा और उन्हें मारकर सील चुरा कर चला गया होगा। अबे गधे, ये कोई रॉबरी केस नहीं है, कोई ऐसा साइन नहीं मिला जिससे लगे कि घर में कोई घुसा था। अगर कोई चोरी करने जाएगा तो वॉलेट में से पैसे क्यों नहीं चुराएगा? इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी बकवास बंद करो। अगर मैं सही निकला तो, और अगर तुम गलत निकले तो क्या मैं तुम्हें पीट सकता हूँ? ठीक है डील, अगर मैं सही निकला तो मैं तुम्हें पीटूंगा, और अगर गलत निकला तो मुझे पीट लेना। तो पार्क इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद ईसू उस सील के बारे में पता करने के लिए एक आदमी के पास आता है, तो आदमी फोटो देखकर बताते हैं कि 99% चांसेस है कि ये रियल ग्रेट सील है। क्या आपने कभी सच में ग्रेट सील देखा है? मैंने नहीं देखा है, पर 20 साल पहले मैंने ऐसे रूमर सुने थे कि चोय सांगसू नाम के आदमी के पास एक है। वही हियोन घर जा रही होती है तो वो जीवन को फिर से फोन करती है और पूछती है कि उसको कुछ भी अजीब मिला क्या। जीवन को कुछ याद आता है तो वो रिकॉर्ड्स चेक करके बताती है कि हाल ही में उनबू डोंग में 2 और लोगों की राइस केक खाते वक्त मौत हुई थी। दोनों केस को एक्सीडेंटल डेथ मानकर क्लोज कर दिया गया था। ये मुझे काफी अजीब लग रहा है। ये जानने के बाद हियोन उससे मिलने आती है। जीवन राइस केक खाकर नीचे रखती है और कहती है ये वाला मैं अभी खा रही थी और ये वाला विक्टिम के गले में था। दोनों काफी डिफरेंट लग रहे हैं, सही कहा ना? अगर कोई इंसान इसे चबाएगा तो इस पे दांत के निशान आना पक्का है, पर इस वाले पर निशान नहीं है। किसी ने जरूर इसे काटा होगा ताकि ये चबाया हुआ दिख सके। जीवन उसको बाकी के 2 केसेस के ऑटोप्सी रिपोर्ट देती और बताती है कि इन दोनों केसेस को टीम 2 इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हियोन इससे परेशान हो जाती है क्योंकि उस टीम के साथ उसकी बनती नहीं है। अगले दिन हियोन टीम 2 के लीडर से बात करती है और उन दोनों केसेस के बारे में पूछती है और उनसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स मांगती है। तुम्हें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में मुझसे गलती हुई है? ऐसी बात नहीं है। उनबू डोंग में 1 महीने में 3 सिमिलर इंसिडेंट हुए हैं, जो कि काफी अजीब है। तो तुम अपने सीनियर्स के केसेस को रीओपन करना चाहती हो? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई सीरियल मर्डर केस हो। केस रीओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो रिपोर्ट्स भी देने से मना कर देते हैं। हियोन उन तीनों को मीटिंग रूम में बुलाती है और कहती है चलो इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं। जीवन ने उसको जो कुछ भी बताया था वो सारी बात उन तीनों को बताती है। ईसू बताता है कि मैंने भी पता कर लिया है कि वो सील असली था। अगर ये सारे केसेस कनेक्टेड है तो ये एक सीरियल मर्डर केस है, इसलिए विक्टिम के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता करो। पिछले 2 केसेस के रिपोर्ट्स हमें नहीं मिलने वाले, तो हमें लोकल पुलिस और विक्टिम्स के फैमिली से बात करनी होगी। चोय लोकल पुलिस स्टेशन आकर पूछताछ करता है। वहीं ईसू और हियोन विक्टिम की फैमिली से मिलने आते हैं। ये दोनों लेडीज सिस्टर्स हैं। घर में सामान बिखरा पड़ा होता है, जिससे हियोन समझ जाती है कि वो दोनों कुछ ढूंढ रही थी, तो वो उन दोनों से पूछती है। वो दोनों बताती है कि उनकी माँ की ज्वेलरी मिसिंग है, जिनकी वैल्यू 10 मिलियन से ज्यादा थी। फिर वो दूसरे विक्टिम की फैमिली से मिलते हैं, तो उनको पता चलता है कि विक्टिम अपना सारा फॉर्चून कैश में रखता था और वो सारा कैश मिसिंग है। विक्टिम की फैमिली को बताया गया था कि ये बस एक्सीडेंट था और केस बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन दोनों विक्टिम की फैमिली ने मिसिंग चीजों को लेकर
पर रिपोर्ट नहीं किया था। जब वो जा रहे होते हैं तो विक्टिम के गेट पर योंग सियोंग फैमिली चर्च का कार्ड लगा होता है। हियोन को याद आता है कि बाकी के विक्टिम्स के गेट पर भी यही कार्ड लगा था। तो वो दोनों चर्च आते हैं और फादर को विक्टिम्स के बारे में बताते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि क्रिमिनल ने उनको टारगेट किया था। क्या उनबू डोंग के लोगों को पता था कि वो तीनों लोग रिच थे? किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। वो हमेशा सिंपल ड्रेस पहनते थे और कभी भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते थे। क्या वो तीनों एक दूसरे के क्लोज थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। वो यहाँ आते थे और प्रे करके चुपचाप घर चले जाते थे। वहीं पार्क जीवन से मिस्टर कैंग के ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने आया होता है। तो जीवन उसको बताती है कि मिस्टर कैंग के बॉडी में निकोटीन इंजेक्ट किया गया था। वो पार्क को निडल मार्क दिखाती है जिससे पार्क का चेहरा उतर जाता है। अरे तुम इतने डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहे हो? क्योंकि इस केस को लेकर यीशु से मैंने शर्त लगाया था। अब लगता है कि मैं उससे पिटाई खाने वाला हूँ। अरे कभी कभार मुझे भी तो पीटने का मौका दे दिया करो। जो सुनकर पार्क हंसने लग जाता है। जब मार खाकर जबड़ा टूट जाए तो मुझसे ठीक करवाने आ जाना। हाँ ठीक है। हियोन सोच रही होती है कि आखिर क्रिमिनल अपना टारगेट कैसे चूज करता होगा। तो यीशु कहता है कौन कितना पैसा चर्च को डोनेट करता था सारा रिकॉर्ड्स अकाउंटेंट के पास मौजूद होगा। तो वो दोनों चर्च के अकाउंटेंट से मिलने आते हैं। तो अकाउंटेंट कहती है दरअसल 2 महीने पहले वो अकाउंट बुक गायब हो गया था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो चोरी हो गया था। मुझे लगा था कि वो मुझसे गलती से खो गया है। तो मैंने किसी को बिना बताए एक नया अकाउंट बुक बना दिया। क्या मेरी लापरवाही की वजह से उन लोगों की जान गई है? क्या मैं जेल जाने वाली हूँ? वो काफी ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद वो दोनों स्टेशन आ जाते हैं और केस के बारे में सोचने लगते हैं। तभी वहाँ चोई आता है और बताता है कि विक्टिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो 3 बार चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। हियोन देखती है कि उसने किस किस के घर में चोरी किया था। तो उसमें चोई सांगसू का नाम होता है। जो देखकर यीशु कहता है मुझे पता चला है कि 20 साल पहले चोई सांगसू के पास एक ग्रेट सील था। तो मिस्टर कैंग ने उसके घर से ग्रेट सील चुरा लिया होगा। ग्रेट सील चोरी हो गया था पर चोई सांगसू ने रिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि गवर्नमेंट के अलावा ग्रेट सील कोई नहीं रख सकता, ये इलीगल है। तभी वहाँ पर पार्क आता है और मिस्टर कैंग का ऑटोप्सी रिपोर्ट हियोन को देता है। जीवोन ने उससे जो कुछ भी कहा था वो सारी बात बताता है। फिर वो यीशु के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम सही थे, ये एक मर्डर केस ही है। चलो अब मार लो मुझे, तुम शर्त जीत गए हो। ठीक है तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ने वाला हूँ। वो सोचने लगता है कि इसे इधर मारूं या फिर इधर। देखो इस वक्त मेरा मारने का मूड नहीं है। जब तुम अलर्ट नहीं होगे तब मारूंगा, उस वक्त मजा आएगा। बकवास बंद करो और अभी मार लो। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे बस करो, बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो। 3 लोगों की जान चली गई है तो केस पर ध्यान दो। फिर वो केस के बारे में बात करने लगते हैं। सारे विक्टिम्स एक ही चर्च में जाते थे। तो अपराधी ने चर्च का अकाउंट बुक चुरा लिया जिससे वो अपना टारगेट चूज कर रहा है। चोई कहता है सीसीटीवी फुटेज से मुझे सस्पेक्ट मिले हैं पर लो कैमरा क्वालिटी की वजह से चेहरा और गाड़ी का नंबर प्लेट पहचानना मुश्किल है। वो दिन में ही घर के अंदर गए थे। क्या विक्टिम ने उनके लिए डोर खोला था? इन लोगों ने ये हाथ में क्या पकड़ रखा है? यीशु विक्टिम्स के फोटोज देखकर कहता है कि आजकल ये कॉमन हो गया है कि लोग घर पे ही फ्यूनरल फोटो खिंचवाते हैं। उन तीनों फोटो को देखकर वो विक्टिम्स के फैमिली को फोन करके पूछते हैं कि उन्होंने अपना फ्यूनरल फोटो कहाँ खिंचवाया था। उनसे बात करने के बाद हियोन कहती है वो लोग फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने फ्री में विक्टिम्स के फ्यूनरल फोटो खींचा था पर विक्टिम्स की फैमिली को नहीं पता है कि वो लोग कौन थे। मुझे लगता है कि अपराधी ये दोनों ही हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।